नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप ये लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है ना। एक टंग ऑफ स्लिप से हमने क्लास को स्टार्ट किया है, बट बेटा शुरू करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का लास्ट रिवीजन, वन शॉट, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। मैं स्ट्रेप्सिल्स खा रही हूँ एज यूजुअल, मेरे गले में थोड़ा दिक्कत रहता है, तो बिना टाइम वेस्ट किए बेटा शुरू करने जाते हैं। आज का टॉपिक रिवीजन करते हैं, कुर्सियों की पेटी बांध ली जाए और बेटा बढ़िया तरीके से रिवीजन किया जाए। केमिकल कोऑर्डिनेशन मतलब कि हम इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले ग्लैंड्स क्या होते हैं, एनिमल टिश्यूज में भी ये चीज बेटा मैं आपको बताऊंगी। ग्लैंड्स क्या होते हैं? ग्लैंड्स ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा दैट प्रोड्यूसेस सिक्रीशंस, जो सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं। सिक्रीशंस जैसे कि हॉर्मोन्स हो गए, सिक्रीशन जैसे कि सलाइवा हो गया, सिक्रीशन जैसे कि मिल्क हो गया, सीबम हो गया, ये सारे सिक्रीशंस प्रोड्यूस करने वाले जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हें आप ग्लैंड्स बोलते हैं। ग्लैंड्स को बेटा डिफरेंट बेसिस पर क्लासीफाई किया जाता है, बट इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है दैट इज द ग्लैंड्स का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग सिक्रीशन। वो अपना सिक्रीशन कैसे पोर करते हैं उस बेसिस पर आप ग्लैंड्स को कैसे बेटा डिवाइड करते हो। तो ग्लैंड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू बेटा एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड इवन ग्लैंड्स आर आल्सो मिक्स्ड ग्लैंड। बट एनसीईआरटी कहती है, एनसीईआरटी ने कहा ऑन द बेसिस ऑफ बेटा मोड ऑफ पोरिंग देयर सिक्रीशन ग्लैंड्स आर एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, बट मिक्स्ड ग्लैंड भी होते हैं। मैंने आगे मिक्स्ड ग्लैंड भी लिखा हुआ है। तो बेटा एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जो अपने डक्ट के माध्यम से सिक्रीशन को बाहर पोर करते हैं, जिनमें डक्ट्स होते हैं, जैसे कि आपका सलाइवरी ग्लैंड, जैसे कि मैमरी ग्लैंड्स। तो जिनमें एक डक्ट होता है और डक्ट के थ्रू अपने सिक्रीशन को वो बाहर डालते हैं, उन्हें बोला जाता है एक्सोक्राइन। और जो डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं उन्हें बोला जाता है एंडोक्राइन। मतलब कि ऐसा बेटा स्ट्रक्चर जिसे आप ग्लैंड बोल रहे हो और एंडोक्राइन ग्लैंड बोल रहे हो, ये सिक्रीशन को बिना किसी बेटा डक्ट के माध्यम से पोर करता है और बेटा वो उसे ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर देता है। कैसे बेटा? देखो, ये आपका ग्लैंड है, ये आपकी ब्लड वेसल है, ब्लड कैपिलरी है, इन दोनों के बीच में जो स्पेस है वो टिश्यू फ्लूइड है बेटा। तो ये जो आपके हार्मोन सिक्रीट होंगे टिश्यू फ्लूइड से होते हुए ब्लड कैपिलरी के अंदर चले जाएंगे। रिलीज विदाउट ग्लैंड्स, रीचेस ब्लड स्ट्रीम वाया टिश्यू फ्लूइड। लेकिन ऐसे भी ग्लैंड्स होते हैं जिनके पास बेटा डक्ट और डक्टलेस दोनों पार्ट्स होते हैं, जैसे कि पैंक्रियाज इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ द मिक्स्ड ग्लैंड्स या फिर हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स। इनमें बेटा क्या होता है, एंडोक्राइन पार्ट भी है जो बिना डक्ट के बेटा अपना सिक्रीशन पोर कर रहा है, और एक्सोक्राइन पार्ट भी है जो डक्ट की मदद से बेटा अपना सिक्रीशन पोर कर रहा है। और पैंक्रियाज में जो एंडोक्राइन पार्ट होता है वो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, जिसमें हार्मोन्स होते हैं, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, है ना। तो ये होता है इसका डक्टलेस पार्ट जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस भी कहलाता है। मैं आपको बताऊंगी ये इस चैप्टर में। और एक होता है इसका एक्सोक्राइन पार्ट जिसमें बेटा डाइजेस्टिव जूस, जो पैंक्रियाटिक जूस है ना, वो डक्ट की मदद से आती है, दैट इज द एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियाज, ठीक है ना। इंट्रोडक्टरी पार्ट कर रहे हैं अभी हम। फिर हम कहते हैं बेटा हार्मोन्स होते क्या है एज पर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ने हार्मोन्स को डिफाइन किया हुआ है बेटा, बिल्कुल अच्छी तरीके से रिवाइज करना, मेरे साथ रिवीजन भी कर लो। फिर उसके बाद बेटा आप एनसीईआरटी को भी बहुत अच्छे से रीड करना। और आप ये भी कर सकते हो कि जैसे मैं एक एक ग्लैंड कवर करती जाऊंगी ना, फिर आप लेक्चर को पॉज कर लेना, फिर आप उसके साथ साथ एनसीईआरटी रीड कर लेना। जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे, जैसे भी आपको बेस्ट लगे ना अपने लिए, आप उस चीज को फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैंने बोला हार्मोन्स क्या होते हैं। हार्मोन्स होते हैं बेटा नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स। ये ग्लूकोज नहीं है, ये प्रोटीन्स नहीं है, ये फैट्स नहीं है जो जिसको खाने से आपको एनर्जी मिलेगी। दे आर नॉन न्यूट्रिएंट्स, ये आपको न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हैं। नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स दैट इज प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट। ये एनसीईआरटी की डेफिनेशंस है, हाईलाइट जो किया हुआ है ना बेटा, उसको जरूर ध्यान देना। नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट। ट्रेस का मतलब बहुत कम मात्रा में, बहुत लेस अमाउंट में इसकी जरूरत होती है, बहुत लेस अमाउंट में ये प्रोड्यूस होते हैं। एंड दे एक्ट एज इंटरसेल्यूलर मैसेंजर्स। ये सेल्स के बीच में मैसेजेस पहुंचाने का काम इंटरसेल्यूलर मैसेंजर्स का काम बेटा करते हैं। कैसे मैसेजेस को पहुंचाते हैं ये चीज मैं आपको समझाऊंगी आगे। और ये मैसेजेस पहुंचाएंगे रिसेप्टर्स से बाइंड करके। सेल्स के ऊपर हार्मोन के रिसेप्टर्स होते हैं, तो हमने वही लिखा है, हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स, दे आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट, दे एक्ट एज मैसेंजर्स इंटरसेल्यूलर बिटवीन द सेल्स, मैसेंजर्स की तरह काम करते हैं बाय बाइंडिंग विद द रिसेप्टर्स, ठीक है ना। ये ग्लैंड्स है, ग्लैंड्स हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, हार्मोन बेटा जाके अपने रिसेप्टर पे बाइंड करते हैं। रिसेप्टर किधर को होता है बेटा, तुम्हारे टारगेट सेल पर, ठीक है ना। इस तरीके से वो अपनी एक्शन को परफॉर्म करते हैं, जो हमें चैप्टर के लास्ट में पढ़ना भी है। अब सबसे पहला बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ
आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। सबसे पहले बेटा हम शुरू करने जा रहे हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को बोला जाता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। इसकी ओरिजिन एक्टोडर्मल होती है। हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मास्टर ग्लैंड के ऊपर कंट्रोल रखता है। मास्टर ग्लैंड क्या होता है? अपना पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेटा वो बॉडी के अंदर जितने भी ग्लैंड्स है उसको कंट्रोल करता है पिट्यूटरी, लेकिन पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, इसलिए हाइपोथैलेमस मास्टर का भी मास्टर है। अब आप ये डायग्राम देख पा रहे हैं। इस डायग्राम में हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड का बेटा कनेक्शन दिखाया हुआ है। पिट्यूटरी में ये दिखाया हुआ है एंटीरियर पिट्यूटरी, ये दिखाया हुआ है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये हम पढ़ेंगे, पिट्यूटरी के 2 लोब्स होते हैं बेटा, ठीक है ना। हाइपोथैलेमस के मैंने कुछ न्यूरॉन्स बना रखे हैं, इन्हें बोला जाता है हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स। हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स, न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स, हमने ये बनाया भी हुआ है। हाइपोथैलेमस हैज न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स यानी कि न्यूरॉन्स। इन्हीं न्यूरॉन्स के सेल बॉडीज को बोला जाता है न्यूक्लियाई। मैंने ये न्यूरॉन्स बना रखे हैं बेटा। ये न्यूरॉन्स के बेटा जो सेल बॉडी होते हैं उन्हें हम बोलते हैं बेटा न्यूक्लियाई, और यही न्यूक्लियाई होते हैं जो एक्चुअल में हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स को बनाते हैं। हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई एक्चुअली सिक्रीट्स हार्मोन, ठीक है ना। अब बेटा देखो, ये न्यूक्लियाई जो होता है ये हार्मोन बनाता है, और हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन्स होते हैं वो पिट्यूटरी को कंट्रोल करते हैं। लेकिन पिट्यूटरी को कैसे कंट्रोल करते हैं? इसके हार्मोन पिट्यूटरी के पास पहुंचते कैसे हैं? उसको इंस्ट्रक्शन कैसे देते हैं? उसको गाइडेंस कैसे देते हैं? तो आप देखोगे बेटा, ये पोर्टल सर्कुलेशन के बारे में मैंने तुम्हें बॉडी फ्लूइड्स में भी रिवाइज कराया था कि आपका जो एंटीरियर पिट्यूटरी है ना बेटा, आप देखोगे ना पिट्यूटरी में भी ना पोस्टीरियर पिट्यूटरी के खुद के कोई हार्मोन्स नहीं होते, तो इसको कंट्रोल करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। पिट्यूटरी में ज्यादा जो भी हार्मोन्स तुम पढ़ते हो वो एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स पढ़ते हो बेटा। यानी कि अगर मुझे कंट्रोल करने की जरूरत है तो मुझे एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करना है। इसके हार्मोन रिलीज होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, इसको डिसाइड करता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में ये एक पोर्टल सर्कुलेशन का कनेक्शन है जिसे हाइपोफाइशियल पोर्टल सर्कुलेशन बोलते हैं। बेसिकली होता क्या है ना बेटा, आपके हाइपोथैलेमस के जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो न्यूक्लियाई से हार्मोन्स बनते हैं, अभी मैं बताऊंगी हाइपोथैलेमस के कौन से हार्मोन्स होते हैं। ये हार्मोन्स बेटा रिलीज होते हैं इसी हाइपोफाइशियल पोर्टल सर्कुलेशन के अंदर, और इसके थ्रू बेटा वो कहां पहुंचते हैं? इसके थ्रू वो पहुंचते हैं आपके एंटीरियर पिट्यूटरी पर, और फिर उसको बताते हैं जैसा हाइपोथैलेमस का हार्मोन होगा उसके अकॉर्डिंग पिट्यूटरी को बेटा इंफॉर्मेशन मिलेगी, इंस्ट्रक्शन मिलेगी कि उसका हार्मोन रिलीज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी के खुद के कोई हार्मोन्स नहीं होते, आगे हम पढ़ेंगे। देख रहे हो बेटा, ये न्यूरॉन को मैंने छोटा बनाया हुआ है और इसका कनेक्शन मैंने इस पोर्टल सर्कुलेशन से दिखाया हुआ है, क्योंकि ये वाले जो न्यूरॉन्स होते हैं ये पोर्टल सर्कुलेशन में अपना हार्मोन रिलीज करते हैं जो आगे जाके बेटा एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करता है। लेकिन ये जो न्यूरॉन्स मैंने बना रखे हैं इनका नर्व एंडिंग आप देख रहे हो सीधे पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर है। ऐसा ही होता है, एनसीईआरटी कहती भी है कि कुछ न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स की जो नर्व एंडिंग होती है डायरेक्टली पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर होती है। एक्चुअल में नर्व एंडिंग के अंदर ना बेटा 2 हार्मोन्स स्टोर होते हैं जो हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स है, बट क्योंकि ये न्यूरॉन्स कहाँ है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर, तो हम कहते हैं 2 हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर्ड होते हैं इन दी हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स, नर्व एंडिंग में स्टोर होते हैं। एक और चीज मैंने यहाँ क्या बना रखी है? इनफंडिब्यूलम। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में ये एक स्टॉक दिख रहा है ना, एक ऐसे लटका हुआ है, ये हाइपोथैलेमस है, ये वो स्टॉक है और ये पिट्यूटरी है। हाइपोथैलेमस ये वो स्टॉक है जिसे मैं इनफंडिबुलम बोल रही हूं, और ये पिट्यूटरी है। सो दिस इज दैट इनफंडिबुलम कनेक्टिंग द हाइपोथैलेमस विद द पिट्यूटरी, ठीक है। अब मैम हाइपोथैलेमस वो एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल कर रहा है। हाइपोफाइशियल पोर्टल सर्कुलेशन से हम पढ़ चुके हैं। हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स को मैम बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। इसको बेटा 2 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं, या तो इसके हार्मोन्स को बोलते हैं रिलीजिंग टाइप हार्मोन, या तो इसके हार्मोन को बोलते हैं इनहिबिटिंग टाइप हार्मोन। आप देखोगे भी बेटा हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन्स होते हैं अगर उनके नाम में रिलीजिंग लगा हुआ है ना तो वो पिट्यूटरी पर एक्ट करके उस पर्टिकुलर हार्मोन को रिलीज करवाएंगे, और अगर बेटा इसके नाम के आगे इनहिबिटिंग लगा हुआ है तो ये जब पिट्यूटरी पर एक्ट करेंगे तो ये उसके हार्मोन को रिलीज नहीं होने देंगे। जिनका नाम रिलीजिंग है वो रिलीज करवाएंगे हार्मोन्स को, जिनका नाम इनहिबिटिंग है वो रिलीज नहीं होने देंगे, इनहिबिट करेंगे रिलीज को, ठीक है ना। अब देखो क्या कहा है फिर आगे हमने, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। बेटा टेबल के फॉर्म में इसे हमें करना है, तो हमने बेटा हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स का नाम लिखा हुआ है। कुछ हार्मोन्स के बेटा सिर्फ रिलीजिंग टाइप होते हैं और कुछ हार्मोन्स होते हैं जिनके रिलीजिंग इनहिबिटिंग टाइप दोनों होते हैं।
हाइपोथैलेमस के हार्मोन के नाम के अनुसार ही पिट्यूटरी के हार्मोन्स के नाम होते हैं। अभी आप रिलेट कर पाओगे। देखो जैसे मैंने पहला हार्मोन का नाम लिखा हुआ है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, और मैंने दूसरा हार्मोन लिखा हुआ है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन GHRH, ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को बोला जाता है सोमैटोक्राइनिन। द अदर नेम ऑफ ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन इज सोमैटोक्राइनिन। द अनदर नेम ऑफ बेटा ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन इज सोमैटोस्टैटिन। याद रखना है सारे जो आपके हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स है उनका टारगेट क्या होगा बेटा, एंटीरियर पिट्यूटरी, क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी को तो कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के तो खुद के कोई हार्मोन्स ही नहीं है, तो उसको तो कंट्रोल ही नहीं करना। हमें कंट्रोल किसको करना है, एंटीरियर पिट्यूटरी को, जिसके नाम में ही आ रहा है ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाना है। तो उसका काम वही होगा बेटा, देखो एक्ट ऑन पिट्यूटरी, प्रमोट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। जिसका नाम ही है ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाना, उसका काम होगा ग्रोथ हार्मोन की रिलीज करवाना। आप खुद सोच के देखो ना, फिर ग्रोथ हार्मोन किसका हार्मोन होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी का। उसको रिलीज करवाने वाला हार्मोन GHRH, उसको इनहिबिट करवाने वाला GHIH, रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग टाइप ऑफ हार्मोन ऑफ हाइपोथैलेमस। सिंपल सी बात है। वैसे ही जब ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन सोमैटोस्टैटिन बेटा एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करता है, तो इट इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। सिंपल। और मैं ग्रोथ हार्मोन आगे तुम्हें पढ़ाऊंगी, इट्स द हार्मोन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। इन द सेम वे हार्मोन का नाम है MSHRH। देखो RH रिलीजिंग हार्मोन, IH इनहिबिटिंग हार्मोन। इसके भी रिलीजिंग इनहिबिटिंग टाइप थे। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन के भी रिलीजिंग टाइप होते हैं, इनहिबिटिंग टाइप होते हैं। MSHRH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। तो पिट्यूटरी का हार्मोन क्या हुआ, पिट्यूटरी का हार्मोन हुआ MSH। MSH को अगर रिलीज करवाना है तो हाइपोथैलेमस का ये हार्मोन रिलीज होगा। अगर MSH को पिट्यूटरी से नहीं रिलीज करवाना तो MSHIS रिलीज होगा। प्रमोट्स द सिक्रीशन ऑफ MSH, इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ MSH। क्या दिक्कत है बेटा, कितना इजी है। एक और तीसरा हार्मोन होता है जिसका रिलीजिंग टाइप और इनहिबिटिंग टाइप दोनों होता है। देखो PRLRH एंड PRLIH। अब बच्चे को ना जैसे ही PRL दिखता है ना, PRL, तो वो सोचते हैं R लग गया ना मैम, ये रिलीजिंग है कुछ। अभी मैं आपको पढ़ा रही हूं ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन RH लग गया तो आपको समझ में आ गया वो रिलीजिंग है। MSHRH लग गया तो आपको समझ में आ गया वो रिलीजिंग है। बट PRL में जैसे ही बच्चे ना PRL पढ़ते हैं तो PRL को वो रिलीजिंग समझने लगते हैं, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग। नहीं नहीं नहीं, PRL का मतलब है प्रोलैक्टिन। PRL का मतलब प्रोलैक्टिन रिलीजिंग कुछ नहीं है। हार्मोन कहां है, H कहां है यहाँ। PRL का मतलब है प्रोलैक्टिन, ये पिट्यूटरी का हार्मोन है। PRL RH एंड PRL IH, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। इसको शॉर्ट में PRL RH को शॉर्ट में PRH लिखा जाता है, PRL नहीं। PRL तो प्रोलैक्टिन है। आई होप समझ में आ गई होगी बात। इस पूरे PRL को आप लिख सकते हो P एंड RH रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, जिसका दूसरा नाम होता है डोपामिन। सबके टारगेट एंटीरियर पिट्यूटरी है बेटा। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन करवाएगा, इनहिबिटिंग हार्मोन उसके सिक्रीशन नहीं होने देगा, इनहिबिट करेगा, ठीक है ना। लेकिन कुछ हार्मोन्स ऐसे भी होते हैं हाइपोथैलेमस के जिनके इनहिबिटिंग टाइप्स नहीं होते, सिर्फ रिलीजिंग टाइप होते हैं, जैसे कि GnRH, ACTHRH और आगे आप पढ़ोगे बेटा TSHRH। इनके कोई इनहिबिटिंग टाइप्स नहीं है, ठीक है ना। तो GnRH वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। कितनी बार आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा या पढ़ेंगे। गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन होता है बेटा जो एक्ट करता है, गोनाड सुनते ही बच्चों को लगता है गोनाड्स पर एक्ट कर रहा है। भाइयों और बहनों गलत मत कर देना, भाई एंटीरियर पिट्यूटरी पर ही एक्ट कर सकता है हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी बॉडी पार्ट्स पे नहीं। ये पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, ये मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल करता है। तो आपका GnRH जो होता है एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करके, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है इसका नाम, वो गोनाडोट्रोफिन्स को रिलीज करवाता है। गोनाडोट्रोफिन्स क्या होते हैं, FSH और LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। वैसे ही ACTHRH एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ACTHRH ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करता है और ये प्रमोट करता है द सिक्रीशन ऑफ ACTH, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। समझ में आ गई बेटा बात। नेक्स्ट करते हैं, ACTH का फंक्शन आगे हम देखेंगे। TSHRH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। TSH किसका हार्मोन हो जाएगा बेटा, पिट्यूटरी का।
ACTH RH में ACTH किसका हार्मोन हो जाएगा बेटा? ACTH हार्मोन हो जाएगा पिट्यूटरी का। जो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH को रिलीज करवाए वो TSH RH हो जाएगा, सिंपल। जो आपने ACTH RH लिखा हुआ था बेटा, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, इसका एक दूसरा नाम भी होता है, सिंपली CRH भी इसे बोलते हैं। कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन भी सिंपली इसको बोला जाता है हार्मोन ऑफ हाइपोथैलेमस, ठीक है ना। याद रखिए, सोमैटोकाइनिन इज द नेम ऑफ ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, सोमैटोस्टैटिन इज द नेम ऑफ ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, क्योंकि एक और शब्द आएगा सोमैटोट्रोफिन, दैट विल बी द नेम ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ये मैंने सारे हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स बताए आपको, रिलीजिंग टाइप, इनहिबिटिंग टाइप्स, जिनके टारगेट एंटीरियर पिट्यूटरी होते हैं, क्योंकि ये पिट्यूटरी को ही कंट्रोल कर सकते हैं। बट मैम दो हार्मोन्स होते हैं जो हाइपोथैलेमस के होते हैं और वो पिट्यूटरी में स्टोर्ड होते हैं। मैंने लिखा भी हुआ है बेटा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को डायरेक्ट बेटा कंट्रोल करती है हाइपोथैलेमस। आपने न्यूरॉन्स देखे डायरेक्टली बेटा पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर है। दो हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर्ड होते हैं बेटा, एक होता है ऑक्सीटोसिन, एक होता है वैसोप्रेसिन, जिसके बारे में अभी आपने बेटा एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में रिवाइज किया था। वैसोप्रेसिन आल्सो नोन एज एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH, हार्मोन ऑफ हाइपोथैलेमस स्टोर्ड इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ऑक्सीटोसिन को क्या बोला जाता है बेटा? इसके मल्टीपल नाम से, इसे मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, इसे बर्थ हार्मोन बोला जाता है। इसे बर्थ हार्मोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब बेटा लेबर पेन होता है ना, बच्चे की डिलीवरी होनी होती है, तो यूट्रस के मसल्स में कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। यूट्रस की बेटा मिडल लेयर होती है जिसे बोला जाता है मायोमेट्रियम। ये मिडल लेयर में बेटा क्या होते हैं? स्मूथ मसल्स। इसमें होते हैं स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स पर बेटा जब ऑक्सीटोसिन एक्ट करता है यूट्रस की, ये यूटराइन स्मूथ मसल्स यूटरस के मिडल लेयर मायोमेट्रियम में होती है। जब इस पर बेटा एक्ट करता है ऑक्सीटोसिन, तो इस मसल्स में होती है कॉन्ट्रैक्शंस, जिससे लेबर पेन होता है, जिससे चाइल्ड बर्थ हो पाता है, जिस कारण से आप इसे बर्थ हार्मोन बोलते हैं। इसको एक और नाम से नवाजा जाता है, इसे मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी बोलते हैं, या फिर इसे मिल्क लेट डाउन हार्मोन भी बोलते हैं। ये बेटा मिल्क बना नहीं रहा है, मिल्क बनाता तो प्रोलैक्टिन है, ये मिल्क बना नहीं रहा है, ये सिर्फ बेटा मैमरी ग्लैंड से मिल्क को बाहर निकालने में मदद करता है, मिल्क के इजेक्शन में मदद करता है, इसीलिए इसे मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन बोलते हैं। बेटा ये मिल्क बनाता नहीं है, बिल्कुल भी ये गलती मत करना। प्रोलैक्टिन मिल्क बनाता है, ये सिर्फ मिल्क को मैमरी ग्लैंड से बाहर इजेक्ट करने का काम करेगा, ठीक है। दूसरा हार्मोन है ADH या वैसोप्रेसिन, जिसके बारे में आप ऑलरेडी बेटा रिवाइज कर चुके हो। यहाँ पे हमने 2 लाइन लिखी है। ये ADH या वैसोप्रेसिन को वैसोप्रेसिन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ब्लड वेजल्स की कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। देखो जब भी GFR कम हो रही थी, ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा था, ब्लड में पानी कम हो रहा था, तब तब बेटा वैसोप्रेसिन रिलीज हो रहा था, जिससे पानी की रीएब्जॉर्प्शन कर पाओ। तो ADH जो है ये DCT पर एक्ट करता है, कलेक्टिंग डक्ट पर एक्ट करता है, और वहां से बेटा क्या करता है? पानी की रीएब्जॉर्प्शन करता है और डायूरेसिस को रोकता है, इसीलिए इसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोला, क्योंकि जब पानी रीएब्जॉर्ब होगा तो यूरिन में से पानी का लॉस नहीं होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट करें पिट्यूटरी ग्लैंड। दिस इज द नंबर 2 ग्लैंड, दिस इज बेटा कॉल्ड एज द मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड की भी बेटा हाइपोथैलेमस के जैसे ही ओरिजिन होती है। जितने भी आपके बेटा ब्रेन वाले एरिया में प्रेजेंट होते हैं ना, हाइपोथैलेमस, पीनियल एंड पिट्यूटरी, इनके ओरिजिन एक्टोडर्मल ही होती है। ये आपके एक बोन के कैविटी में प्रेजेंट होता है। हमने बेटा लोकोमोशन में एक बोन पढ़ी ना, स्फीनॉइड बोन, उस स्फीनॉइड बोन के कैविटी में आपका पिट्यूटरी एनक्लोज्ड होता है, उस कैविटी को बोला जाता है सेला टर्सिका बच्चों, ठीक है ना। अब बेटा यहाँ पे जरा देखो ध्यान से, अटेंशन के साथ में सुन रहे हो ना। आपके बेटा पिट्यूटरी के 2 पार्ट्स थे, पार्स डिस्टालिस, सॉरी एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी के ही सारे हार्मोन्स होते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अपने तो हार्मोन्स होते नहीं है। उसने तो बेटा हाइपोथैलेमस के 2 हार्मोन्स को स्टोर कर रखा था, ठीक है ना। आपका जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, इसमें फर्दर बेटा कुछ लोब्स होते हैं। जैसे कि एंटीरियर पिट्यूटरी के 2 लोब्स होते हैं, एक को बोला जाता है पार्स डिस्टालिस और दूसरे को बोला जाता है पार्स इंटरमीडिया। लेकिन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उसके केवल एक ही लोब होता है इंटरनली, वो होता है पार्स नर्वोसा। मैंने क्या लिखा है बेटा? एंटीरियर पिट्यूटरी, इसका एक और नाम है पहली बात तो, जिसे एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं। हाइपोफाइसिस का मतलब पिट्यूटरी, एडिनो हाइपोफाइसिस का मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी। ये मैक्सिमम है, 75% एंटीरियर पिट्यूटरी आपको दिखती है। लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जिसे हम बेटा न्यूरो हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, ये केवल मात्र 25% होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का।
जैसे कि मैंने आपसे बोला, एंटीरियर पिट्यूटरी के फर्दर बेटा दो लोब्स होते हैं, एक होता है बेटा पार्स डिस्टालिस और दूसरा होता है पार्स इंटरमीडिया। हालांकि बेटा ह्यूमंस के केस में यानी अपने केस में जो पार्स इंटरमीडिया होता है ना वो फ्यूज्ड होता है, डिस्टालिस के साथ ही मर्ज हो जाता है, अलग से दिखता नहीं है। बाकी एनिमल्स में आपको ये अलग दिखेगा इंटरमीडिया, बट ह्यूमंस के केस में बेटा पार्स इंटरमीडिया फ्यूज्ड होता है पार्स डिस्टालिस के साथ में। ये हमने आगे ये पॉइंट लिखा भी हुआ है, ये एनसीईआरटी में दिया भी हुआ है, ठीक है ना। Whereas बेटा the posterior pituitary, the neurohypophysis only has one lobe बेटा, जिसे बोला जाता है पार्स नर्वोसा। लास्ट में हमने एक पॉइंट भी लिखा है कि आपके जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है उसके खुद के कोई हार्मोन्स नहीं होते, मोस्टली द हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी बिलोंग्स टू द एंटीरियर पिट्यूटरी। इसीलिए हाइपोथैलेमस जो कंट्रोल भी कर रहा होता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल कर रहा होता है, क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं है। इन भाई साहब के पास कोई हार्मोन्स ही नहीं है, ये तो हाइपोथैलेमस के ही दो हार्मोन्स को स्टोर कर रहा है, ठीक है ना। अब बेटा हमने लिखा भी हुआ यहां, पार्स इंटरमीडिया इज ऑलमोस्ट मर्ज्ड विद पार्स डिस्टालिस इन ह्यूमंस ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। इन लोअर वर्टिब्रेट्स वेयर पार्स इंटरमीडिया इज बेटा सेपरेट, इट ओनली हैज इन लोअर वर्टिब्रेट्स, जहां बेटा पार्स इंटरमीडिया अलग होता है ना, उसके एक ही हार्मोन होता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अभी मैं आपको पिट्यूटरी के सारे हार्मोन्स बताऊंगी, सारे हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी के हैं, बट एंटीरियर पिट्यूटरी में दो लोब्स हैं, पार्स डिस्टालिस पार्स इंटरमीडिया। अब जो लोअर वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनमें इंटरमीडिया अलग दिखता है ना बेटा, हमारे केस में तो मर्ज हो गया, फ्यूज हो गया, लेकिन जिन लोअर वर्टिब्रेट्स में पार्स इंटरमीडिया अलग होता है उसका केवल एक ही हार्मोन होता है, उसे बोला जाता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, है ना। हमारे केस में तो ऑलमोस्ट फ्यूज्ड है। चलो अब हम बेटा पिट्यूटरी के हार्मोन्स पढ़ते हैं। देखो जैसे आपने हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स के नाम पढ़े उसी के करस्पॉन्डिंग बेटा बिल्कुल आपके पिट्यूटरी के हार्मोन्स के नाम हैं। वहां आपने पढ़ा ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, यहां आप पढ़ोगे ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन का नाम होता है सोमैटोट्रोफिन, ट्रोफिन का मतलब ही होता है बेटा ग्रोथ। देखो बिल्कुल आपके हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स के नाम को देख के आपको पिट्यूटरी के हार्मोन के नाम समझ में आ जाएंगे। इसका टारगेट क्या है, जनरलाइज बॉडी पार्ट, जो अपन की बॉडी की ग्रोथ होती है बेटा, बोन इलोंगेशन होती है बेटा, वो सारी ग्रोथ हार्मोन के इन्फ्लुएंस में होती है। हमने लिखा हुआ है इट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ बॉडी, ग्रोथ ऑफ बोन्स बाय कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द फूड एंड इलोंगेशन ऑफ। आपकी बोन्स बेटा कैसे इलोंगेट हो रही है, जैसे आपने कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन किया, इनऑर्गेनिक कंटेंट है तो बोन की इलोंगेशन हो रही है, मेनली तो आपकी ग्रोइंग फेज में आपकी हाइट बढ़ रही है, ये सारी चीजें, और इसीलिए ग्रोथ हार्मोन में दिक्कत होती है ना तो हाइट में भी प्रॉब्लम होती है। अभी हम देखेंगे इस चीज को, ठीक है ना। फिर हम क्या बोल रहे हैं बेटा, ये प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करती है। मेटाबॉलिज्म में क्या करती है, प्रोटीन और फैट, प्रोटीन में कर रही है एनाबॉलिज्म, प्रोटीन फॉर्मेशन कर रही है। जब डेवलपमेंट हो रहा है तो प्रोटीन फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोटीन एनाबॉलिज्म हो रहा है। फैट्स का क्या हो रहा है बेटा, कैटाबॉलिज्म हो रहा है, फैट ब्रेक डाउन हो रही है। कार्बोहाइड्रेट में हम कहते हैं कि ये ग्लूकोज लेवल को ब्लड में बढ़ाती है, ब्लड में कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर रही है, ठीक है ना। एनसीईआरटी में इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ, आप सिंपली ये भी याद रख सकते हैं कि ग्रोथ हार्मोन का काम है जनरलाइज बॉडी पार्ट्स पर एक्ट करना, और जनरलाइज बॉडी पार्ट पे एक्ट करके बेसिकली आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प कर रही है, आपकी हाइट में हेल्प कर रही है, ठीक है ना। फिर बात करते हैं बेटा एमएसएच। आपने एमएसएच के करस्पॉन्डिंग हाइपोथैलेमस का कौन सा हार्मोन पढ़ा, एमएसएचआरएच, एमएसएचआईएच। तो एमएसएच किसका हार्मोन हो गया, आपके पिट्यूटरी का। इसके नाम में ही देखो इसका टारगेट दिख रहा है आपको, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ऐसे बेटा हार्मोन जिसका टारगेट मेलानोसाइट है उसका नाम है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। व्हाट इज मेलानोसाइट, मेलानोसाइट बेटा आपकी स्किन, आपकी जो पिगमेंटेशन है, हमारी जो पिगमेंटेशन है ना, तो मेलानिन पिगमेंट बोला हुआ है। देखो ह्यूमंस के केस में हम यूजुअली एग्जैक्टली डिफाइन नहीं करते हैं कि यार एग्जैक्टली हमारे में कर क्या रहे, बट एमएसएच मेलानोसाइट्स पर एक्ट करके स्किन पिगमेंटेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। तो हमने वही लिखा है कि यार जिसका नाम ही है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑफ कोर्स नाम से यही समझ में आता है कि मेलानोसाइट्स पर एक्ट करता होगा। जो मेलानोसाइट्स होते हैं वो मेलानिन पिगमेंट बनाते हैं, कहीं पे भी मेलानोसाइट है वो पिगमेंटेशन को बेटा डिफाइन करते हैं। स्किन में है तो स्किन की पिगमेंटेशन को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पिगमेंट मेलानिन इज अ पिगमेंट, ठीक है ना। तो बोला मेलानोसाइट पर एक्ट करके उसको प्रमोट करते हैं कि आप मेलानिन पिगमेंट सिक्रीट करो। मेलानिन पिगमेंट जो होता है वो पिगमेंटेशन को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है ना। एमएसएच हमने ये भी कहा था जिन लोअर वर्टिब्रेट्स में पार्स इंटरमीडिया अलग है उसका केवल मात्र एक अकेला जो हार्मोन होगा, बाकी सारे हार्मोन्स पार्स डिस्टालिस के, पर जिन लोअर वर्टिब्रेट्स में बेटा पार्स इंटरमीडिया अलग है उसका एक ही हार्मोन है एमएसएच, ठीक है ना। अब प्रोलैक्टिन की अगर मैं बात करूं बेटा, प्रोलैक्टिन पीआरएल है, इसको रिलीज करवाने वाला हार्मोन था पीआरएल आरएच,
या फिर आप उसे बोलते हो PRH, इनहिबिट करवाने वाला PIH, जिसे डोपामीन भी बोलते हैं। प्रोलैक्टिन का काम होता है मेमोरी ग्लैंड पर एक्ट करना। मेमोरी ग्लैंड में बेटा इसके दो काम है, मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ भी करा सकता है, दैट इज मेमोट्रोफिक, ट्रोफिक का मतलब ही होता है ग्रोथ, लैक्टोजेनिक, लैक्टो मतलब मिल्क, जेनिक मतलब सिंथेसिस, मतलब प्रमोट्स द सिक्रीशन एंड सिंथेसिस ऑफ मिल्क। बट मिल्क को इजेक्ट करने वाला हार्मोन क्या है, इसे पढ़ाते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कि यार जब बच्चा सकल करता है तो बेटा मिल्क बाहर रिलीज होता है मेमोरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन के प्रेजेंस में, बिकॉज दैट इज मिल्क लेट डाउन हार्मोन, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। पर बनाता कौन है बेटा, प्रोलैक्टिन। लैक्टोजेनिक कौन है, प्रोलैक्टिन, और मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ भी करवाता है, ठीक है ना। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, इसको रिलीज करवाने वाला हार्मोन क्या था, TSH-RH। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का टारगेट क्या है बेटा, थायराइड ग्लैंड, और ये बेटा थायराइड ग्लैंड पर एक्ट करके थायराइड को कहता है कि तुम अपने हार्मोन्स बनाओ। थायराइड के हार्मोन्स अभी हम पढ़ेंगे, इट प्रमोट्स द सिक्रीशन एंड रिलीज ऑफ बेटा T3 एंड T4, ऑल्सो बेटा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। फिर बात करते हैं बेटा अगले हार्मोन की। अगला हार्मोन है आपका ACTH। ACTH-RH हार्मोन था आपके हाइपोथैलेमस का, जिसे CRH भी बोलते थे। ACTH का नाम देखो, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। एड्रीनो से आपको समझ में आना चाहिए एड्रीनल ग्लैंड कहीं ना कहीं इसका टारगेट होगा, और आगे अभी आपको मैं बताऊंगी एड्रीनल ग्लैंड में भी बेटा दो हिस्से होते हैं, सेंटर में होता है एक मेड्यूला और बेटा बाहर में होता है कॉर्टेक्स। इसके अपने हार्मोन्स होते हैं जिनको कॉर्टिकॉइड्स बोला जाता है, जो इसके नाम में भी आ रहा है कॉर्टिको, और मेड्यूला के हार्मोन्स को आगे मैं पढ़ाऊंगी, उसे बेटा बोला जाता है कैटेकोलामीन्स। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन एक्चुअल में एड्रीनल कॉर्टेक्स पर एक्ट करता है और कॉर्टेक्स के कुछ हार्मोन्स को रिलीज करवाता है, जिसके बारे में मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी, वेट करना। इट एक्ट्स ऑन बेटा एड्रीनल कॉर्टेक्स टू सिक्रीट कॉर्टिकॉइड्स, इसीलिए इसका नाम है एड्रीनोकॉर्टिको, जैसे कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को सिक्रीट करवाता है एड्रीनल कॉर्टेक्स से, पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना। फिर किसकी बात करते हैं बेटा, फिर बात करते हैं आपके गोनाडोट्रोफिन्स की। गोनाडोट्रोफिन्स आपके क्या होते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोफिन्स को रिलीज करवाने वाला हार्मोन कौन था, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH, ठीक है ना। अब आपके गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन गोनाडोट्रोफिन्स को रिलीज करवाते हैं। गोनाडोट्रोफिन्स किसके हार्मोन है, पिट्यूटरी के। आपके दो गोनाडोट्रोफिन्स यहां पे लिखे हुए, एक होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक होता है बेटा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH एंड LH। FSH एंड LH बेटा मेल में भी है फीमेल में भी है, इनके टारगेट होते हैं गोनाड्स, तभी तो इनका नाम है गोनाडोट्रोफिन। जिनका नाम है गोनाडोट्रोफिन्स, ये गोनाड्स पर एक्ट करते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट करता है फीमेल में ओवरी में और मेल में टेस्टिस में। फीमेल में ये क्या कर रहा है, ओवरी पर एक्ट करके, ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स होते हैं बेटा, जो oogenesis में आगे देखोगे फीमेल की बॉडी के अंदर जो अंडा रिलीज होता है, वो एग जो रिलीज होता है, ओवा जो रिलीज होता है, वो फॉलिकल्स के अंदर प्रेजेंट होता है फीमेल में। फॉलिकल्स ओवरी के अंदर होती है फीमेल के अंदर, तो उन ओवरीज को ग्रो करना है, ओवरीज का डेवलप, ओवरी उस फॉलिकल का ग्रोथ करना है, तो उस फॉलिकल के ग्रोथ के लिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जिसका नाम ही है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वो फीमेल्स में फॉलिकल्स को ग्रो करा रहा है। और फीमेल के मेल के केस में बेटा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करता है। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब जनरेशन ऑफ स्पर्म। वैसे ही बेटा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या कर रहा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी गोनाडोट्रोफिन है, इसका भी टारगेट गोनाड्स है, ये भी ओवरी पर एक्ट कर रहा है, ये भी टेस्टिस पर एक्ट कर रहा है। फीमेल में बेटा ओवरी पर एक्ट करके ग्राफियन फॉलिकल, देखो ऐसे होती है ना फीमेल की ओवरी, तो फीमेल की ओवरी में ऐसे छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं जिनके अंदर एग है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, फिर सबसे बड़ा फॉलिकल बनता है ग्राफियन फॉलिकल, जिसके अंदर एग्स हैं। इन फॉलिकल्स को ग्रो किसने कराया बेटा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने। जब ये फॉलिकल बड़े हो जाते हैं और जो सबसे बड़ा फॉलिकल होता है जैसे ग्राफियन फॉलिकल, इसको तोड़ने का काम कौन करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जब ये फॉलिकल टूटता है ना बेटा, तो अंडा रिलीज हो जाता है, ओव्यूलेशन हो जाती है, और इसकी जो बची हुई बॉडी है ना बेटा, अंडा रिलीज करने के बाद वो बची हुई बॉडी क्या बनाती है, आपके एक स्ट्रक्चर को जिसे बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। यही हमने लिखा हुआ है, इट रप्चर्स मतलब ये तोड़ती है ग्राफियन फॉलिकल को, और जब ये ग्राफियन फॉलिकल को तोड़ती है ओव्यूलेशन हो जाता है, और जो बची हुई बॉडी है वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाती है। मेल्स के केस में यही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बेटा टेस्टिस पर काम करते हैं, और टेस्टिस मेल्स के केस में इसी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों मैम, क्योंकि इसका काम होता है इंटरस्टिशियल सेल्स पर एक्ट करना। तो बेटा मेल्स में ना कुछ सेल्स होती हैं टेस्टिस के अंदर,
आगे टेस्टिस पढ़ते वक्त इस चीज को समझेंगे भी, जिन्हें इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिक सेल्स बोला जाता है, ये मेल्स में टेस्टिस के अंदर होते हैं। और इन्हीं इंटरस्टिशियल सेल्स या बेटा लेडिक सेल्स के ऊपर जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन काम करती है ना, तो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन उनसे कहती है कि तुम मेल हार्मोन बनाओ, टेस्टोस्टेरॉन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब मैं आगे आपको टेस्टिस पढ़ाऊंगी, जो मेल्स में प्रेजेंट होता है उसका हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरॉन, और यही टेस्टोस्टेरॉन को सिक्रीट करवाने वाला जो हार्मोन होता है वो होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर है? अब बेटा देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड में ना कुछ कुछ डिसऑर्डर्स दिए हुए हैं, तो तुम्हें डिसऑर्डर्स पढ़ने पड़ेंगे। एक्रोमाइक्रिया वाला डिसऑर्डर बेटा एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, लेकिन आप ना इसी वे में पढ़ोगे ना तो आपको पानी यार, आप इसी वे में पढ़ो तो आपको ना बेटर क्लैरिटी रहेगी। देखो, डिसऑर्डर्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड डिसऑर्डर दिए हुए हैं। आपको मैंने बताया ग्रोथ हार्मोन का काम ही होता है बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करना। अब बेटा दो कंडीशन हो सकती है, और किसी भी हार्मोन में जब तुम डिसऑर्डर्स पढ़ोगे तो दो ही सिचुएशंस होती हैं। एक, या तो वो हार्मोन बहुत कम प्रोड्यूस हो रहा है जिसे बोला जाता है हाइपो सिक्रीशन ऑफ हार्मोन, हाइपो का मतलब होता है लेस सिक्रीशन ऑफ हार्मोन, और एक सिचुएशन हो सकती है जहां ज्यादा सिक्रीशन हो रहा है हाइपर सिक्रीशन ऑफ हार्मोन, यानी कि मोर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। अब बेटा हाइपो सिक्रीशन, कम सिक्रीशन भी दो कंडीशंस में है, एक जिसकी वजह से ड्वार्फिज्म हो रहा है, एक जिसकी वजह से एक्रोमाइक्रिया है। वैसे ही जो ग्रोथ हार्मोन का ज्यादा सिक्रीशन हो रहा है वो भी दो सिचुएशन में हो रहा है, एक जाइजेंटिज्म, एक एक्रोमेगाली। अब देखो कैसे बेटा, देखो अगर किसी ग्रोथ हार्मोन की मैं बात कर रही हूं, इसका कम सिक्रीशन या तो प्यूबर्टी के पहले हो रहा होगा या तो प्यूबर्टी के बाद आ रहा होगा, 13-14 साल के बाद हो रहा होगा, ठीक है ना। और आप कह रहे हो कि ज्यादा सिक्रीशन या तो बेटा प्यूबर्टी के पहले हो रहा होगा चाइल्डहुड में, और या तो बेटा प्यूबर्टी के बाद हो रहा होगा, ठीक है ना। तो दोनों में दो दो सिचुएशन है, प्यूबर्टी के पहले अगर कम हो गया या ज्यादा हो गया, और प्यूबर्टी के बाद अगर कम हो गया तो ज्यादा हो गया, तो क्या होगा, है ना। तो हमने बोला एक कंडीशन होता है ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म होता है जब प्यूबर्टी के पहले यानी बचपन में ही, चाइल्डहुड से ही बेटा क्या हो रही है, ग्रोथ हार्मोन की हाइपोसिक्रीशन कमी हो रही है। ओवरऑल उस इंसान की हाइट क्या होगी बेटा, शॉर्ट होगी। जैसे बौने जो लोग होते हैं ना, मिगेट्स जो होते हैं बौने, है ना, वो एक्चुअल में बेटा ड्वार्फिज्म के शिकार होते हैं। सो ऐसे लोगों को, ऐसे कंडीशन में ऐसे लोगों को रेफर किया जाता है एज मिगेट्स। उनकी ओवरऑल हाइट ही छोटी होती है, हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन बिफोर प्यूबर्टी। और अगर आफ्टर प्यूबर्टी बेटा हाइपोसिक्रीशन होता है ग्रोथ हार्मोन का, तो डिस्प्रपोर्शनेट बॉडी होती है, मतलब स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स ज्यादा छोटे रह जाते हैं कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो आप देखोगे उनके हाथ बहुत छोटे छोटे होते हैं, हाइट आपको उतनी एबनॉर्मल नहीं लगती है, हालांकि बहुत लंबे नहीं होते हैं, बट हाइट उतनी एबनॉर्मल नहीं लगती है मिगेट्स जैसी। लेकिन इनके ना बेटा बॉडी का प्रोपोर्शन खराब होता है, इनकी स्पेसिफिक पार्ट जैसे कि इनका जॉ हो गया, इनकी फीट हो गई, इनके हैंड्स हो गई, बहुत छोटे छोटे रह जाते हैं। दिस इज एक्रोमाइक्रिया। वैसे ही अगर ग्रोथ हार्मोन प्यूबर्टी के पहले बहुत ज्यादा सिक्रीट होने लग जाए तो बंदे की ओवरऑल हाइट बहुत ज्यादा हो जाती है, जाइजेंटिज्म। लेकिन प्यूबर्टी के बाद अगर बेटा आपका ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा है तो ऐसे कंडीशन को बोला जाता है एक्रोमेगाली, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट, गिवन इन एनसीईआरटी। मिगैली कहीं पे भी शब्द लग जाता है ना बेटा, मिगैली का मतलब होता है एनलार्ज्ड, बहुत बड़ा, एनलार्ज्ड। अगर आपका हाइपर सिक्रीशन आफ्टर प्यूबर्टी हो रहा है तो एक्रोमेगाली की कंडीशन है। इसमें भी डिस्प्रपोर्शनेट बॉडी होती है बेटा। डिस्प्रपोर्शनेट बॉडी में क्या होता है ना कि स्पेसिफिक पार्ट्स बड़े रह जाते हैं, आपके हैंड्स, आपका जॉ, आपकी फीट, है ना। और बोला ये बड़ा मुश्किल होता है बता पाना, क्योंकि ये प्यूबर्टी में मानो बेटा मिडिल एज अराउंड 30 के बाद बेटा अगर अचानक से हाइपर सिक्रीशन हो रहा है तो पता भी नहीं चलता, डिटेक्ट भी नहीं हो पाता। और अगर अनडायग्नोज्ड रहा और चेक नहीं हो पाया, ट्रीटमेंट नहीं हो पाई टाइमली, तो बेटा डेथ में ऑल्सो अकर, फेटल होता है, ये डेथ भी हो सकती है अगर ये अनडायग्नोज्ड रहा और चेक नहीं किया गया समय पर, ठीक है ना। पिट्यूटरी के बाद बेटा पढ़ते हैं लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड जिसकी ओरिजिन होती है एंडोडर्मल, ये है आपका बेटा थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड की बेटा शेप होती है बटरफ्लाई जैसी, जैसे तुम देख पा रहे हो। आपकी ट्रेकिया के वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट होता है, वेंट्रल साइड ऑफ द ट्रेकिया बटरफ्लाई लाइक। इसके बेटा दो लोब्स होते हैं, एक लोब इस साइड, एक लोब इस साइड। और इसी के अगर तुम पीछे से देखोगे ना तो पैराथायरॉइड ग्लैंड आपको दिखेंगे जो मैं नेक्स्ट पढ़ाऊंगी। तो दो पैराथायरॉइड ग्लैंड इस लोब के पीछे होंगे, दो पैराथायरॉइड ग्लैंड इस लोब के पीछे होंगे।
इन दोनों लोब्स को कनेक्ट करने के लिए कनेक्टिव टिश्यू का फ्लैप है, इसे बोला जाता है इस्थमस। इस्थमस कनेक्ट्स द लोब्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड। जब आप इस थायराइड का सेक्शन करते हो बेटा, तो थायराइड के अंदर आपको क्या दिखती है बेटा, ऐसा कुछ सेक्शन आपको दिखता है। एनसीईआरटी ने नाम बेटा सेक्शन करके नहीं बताया, बट इंफॉर्मेशन सारी दी हुई है। हम कहते हैं थायराइड में कुछ फॉलिकल्स होते हैं और कुछ होता है स्ट्रोमल टिश्यू, जो कि कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो ये थायराइड के फॉलिकल्स हैं बेटा, जब मैं ट्रांसफर सेक्शन देख रही हूं, और बेटा बाहर बाहर का स्पेस है कनेक्टिव टिश्यू है, जिसे मैं स्ट्रोमल टिश्यू बोल रही हूं, ठीक है ना। अब ये जो फॉलिकल्स हैं बेटा, इनके अंदर ये एपिथेलियल सेल्स आपको दिख रही है, ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स होती है बेटा। फॉलिकल्स की लाइनिंग जो होती है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स होती है। थायराइड इज द ओनली ग्लैंड बेटा दैट कैन स्टोर इट्स ओन हार्मोन। तो आपको दिखता है कि इस फॉलिकल्स के अंदर बेटा थायराइड के हार्मोन स्टोर्ड होते हैं। जो T3 T4 हार्मोन्स मैं बताऊंगी बेटा, ये T3 T4 हार्मोन्स इसी थायराइड फॉलिकल्स के अंदर भरे हुए होते हैं और स्टोर्ड होते हैं बेटा इसके अंदर। आगे मैं इसके बारे में ही पढ़ाने वाली हूं। और ये जो बेटा आपको बाहर की स्पेस दिख रही है ना, जो कनेक्टिव टिश्यू जिसे स्ट्रोमा बोल रहे हो, इसके अंदर भी एक सेल्स हैं। इन सेल्स को बोला जाता है पैराफॉलिक्यूलर सेल्स। पैरा का मतलब साइड में फॉलिकल्स के साइड में पैराफॉलिक्यूलर सेल्स। तो इन पैराफॉलिक्यूलर सेल्स का काम होता है एक हार्मोन बनाना। नीट में क्वेश्चन भी आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है, इसे बोलते हैं कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन produced by parafollicular cells and T3 T4 thyroid hormones, इन्हें मिला के thyroid hormones बोलते हैं। They are produced by the follicular cells and are also stored in the follicles। अब इनके फंक्शंस को जरा देखो। T3 T4 बेटा, जिन्हें हम थायराइड हार्मोन्स बोलते हैं, इसके बारे में मैंने एक चीज लिखी हुई है कि एक अमीनो एसिड होता है टायरोसिन। इस टायरोसिन अमीनो एसिड की मदद से आप इन थायराइड हार्मोन्स को बनाते हो, ठीक है ना। अभी देखो मैंने लिखा क्या हुआ है, टायरोसिन यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ T3। T3 को T3 क्यों बोला, क्योंकि 3 का मतलब है इसमें 3, ट्राई आइडोथायरोनिन बोलते हैं। और T4 में 4 मतलब टेट्रा आइडोथायरोनिन बोलते हैं। T3 इज ट्राई आइडोथायरोनिन एंड T4 इज बेटा टेट्रा आइडोथायरोनिन, ठीक है ना। अब मैंने बोला कि टायरोसिन अमीनो एसिड एक होती है जिसकी मदद से आप इस हार्मोन को बनाते हैं, राइट। तो बेटा टायरोसिन के साथ में आयोडीन जुड़ता है। आयोडीन कहां से आता है, तुम्हारे डाइट से आता है बेटा। इसलिए हम कहते हैं आयोडीन की कमी होती है ना, तो थायराइड हार्मोन में प्रॉब्लम होती है, ग्वाइटर की कंडीशन डेवलप हो सकती है, जो मैं आगे भी बताऊंगी आपको। मैंने ये बोला हुआ है कि यार एक अमीनो एसिड है टायरोसिन, जब इस टायरोसिन के साथ में एक आयोडीन जुड़ता है ना, जो तुम्हारे डाइट से आता है, तो आयोडीन जुड़ने से एक आयोडीन एक टायरोसिन के साथ जुड़ा तो मोनो आयोडोटायरोसिन बनता है, MIT। और बेटा टायरोसिन के साथ में अगर 2 आयोडीन जुड़ जाते हैं तो इसे बोला जाता है डाई आइडोटायरोसिन। ये लगातार होता रहता है बेटा, इतने डिटेल में इसके जाना नहीं है, इसकी डिटेल की कहानी तो बहुत सारी है, आपको उतनी डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है ना। तो मैंने बोला टायरोसिन के साथ एक आयोडीन जुड़ा तो मोनो आयोडोटायरोसिन बना, 2 आयोडीन जुड़े तो डाई आइडोटायरोसिन बना। अब इन्हीं के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस से बेटा या तो T3 बनता है या तो T4 बनता है। अगर एक MIT और एक DIT जुड़ जाए तो T3 बनेगा, और अगर 2 DIT जुड़ जाए तो T4 बनेगा। ऐसा ही होता है। देखो MIT प्लस DIT T3 बनाता है और DIT प्लस DIT बेटा बनाता है T4। टेट्राआइडोथायरोनिन का दूसरा नाम होता है थायरोक्सिन। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, दोनों को एक साथ मिला के तो आप थायराइड हार्मोन्स बोल रहे हो, टुगेदर दे आर कॉल्ड एज थायराइड हार्मोन्स। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि थायरोक्सिन किसका दूसरा नाम होता है, सो थायरोक्सिन इज द अदर नेम ऑफ T4। अब मैम ये थायराइड हार्मोन्स करते क्या हैं, बहुत सारे फंक्शंस करते हैं, जैसे आपके बेसल मेटाबॉलिक रेट को बेटा रेगुलेट करते हैं। बेसल मेटाबॉलिक रेट मतलब एवरीडे आप देखते हो, कैलोरीज के बारे में आप पढ़ते हो, कैलोरीज इज मतलब द एनर्जी, यूनिट ऑफ एनर्जी। तो आप बेटा अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज को करने के लिए अपने जो रेस्टिंग स्टेट पर सारी चीजें चल रही है, कुछ ना कुछ बेटा अंदर डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, जितनी भी एक्टिविटी ऑटोमेटिकली चल रही है बेटा, वो नॉर्मल एक्टिविटीज को सस्टेन करने के लिए जो कैलोरीज तुम्हें चाहिए होती है ना, उसे बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। जो तुम रेस्ट पर हो और तुम्हारी रेस्टिंग स्टेट पर जो एनर्जी यूज हो रही है बेटा अंदर, क्योंकि बाकी सारी एक्टिविटीज तो चल रही है ना, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, उसको करने के लिए जो कैलोरीज चाहिए होती है उसे आप बोलते हो BMR। इसके BMR को बेटा रेगुलेट करने का इसका फंक्शन होता है। इसका काम होता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट मेटाबॉलिज्म करने का। ये प्रोटीन की क्या करती है, फॉर्मेशन, एनाबॉलिज्म करती है। कार्बोहाइड्रेट को क्या करती है, ब्रेक डाउन करती है, कैटाबॉलिज्म करती है। ग्लूकोज बढ़ेगा, कार्बोहाइड्रेट टूटेगा तो ग्लूकोज बढ़ेगा बेटा। और फैट की भी कैटाबॉलिज्म करती है, बिल्कुल जैसे ग्रोथ हार्मोन ने किया बेटा। फैट की भी कैटाबॉलिज्म करती है, मतलब ब्रेक डाउन करती है। ब्रेक डाउन करती है तो बेटा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनता है, क्योंकि फैट का कॉम्पोजिशन होता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल,
है ना। आगे मैंने इसी से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन भी लिखी हुई है कि ये सिर्फ कार्बोहाइड्रेट या लिपिड को तोड़ता ही नहीं है, इनकी कैटाबॉलिज्म तो करता ही करता है ना, बट ऑल्सो बेटा जो ग्लूकोज बनाना कार्बोहाइड्रेट के टूटने से या फिर लिपिड के टूटने से जो बेटा आपका फैटी एसिड बनाना, ये उसकी यूटिलाइजेशन को भी प्रमोट करता है, सेल्स को कहता है कि भाई इसको यूज करो और एनर्जी बनाओ। तो इसने जो ग्लूकोज बनाया कार्बोहाइड्रेट से, फैटी एसिड बनाया बेटा लिपिड से, ये क्या करता है, ये सेल्स को कहता है कि तुम इसकी यूटिलाइजेशन करो। सेल्स इसको यूटिलाइज करती है तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है ना, सेल्यूलर रेस्पिरेशन होगा तो एनर्जी बनती है बेटा, पता है ना तुम्हें, इसका यूटिलाइजेशन होता है तो एनर्जी बनती है, तो एनर्जी बनती है, ठीक है ना। और इसका इफेक्ट होता है थर्मोजेनिक, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, हार्ट रेट इंक्रीज होता है, ये वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी बेटा मेंटेन करती है। कुछ हार्मोन्स होते हैं जो तुम्हारे आरबीसी सिंथेसिस को प्रमोट करते हैं, इराइथ्रोपोइसिस करवाते हैं, अभी से याद रख लो, एक होता है थायराइड हार्मोन, एक होता है कॉर्टिसोल, एक होता है बेटा टेस्टोस्टेरोन, और एक मैं आपको पढ़ाऊंगी इराइथ्रोपोइटिन, याद कर लो। और ये सारे फंक्शंस पता होने चाहिए बेटा, ये एनसीईआरटी में गिवन है कि क्या ये वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करता है, क्या ये हार्ट रेट इंक्रीज करता है, क्या इसका थर्मोजेनिक इफेक्ट होता है, क्या ये इराइथ्रोपोइसिस को प्रमोट करता है। फीमेल्स में इनफैक्ट बेटा अगर कभी भी आप देखोगे ना, कोई फीमेल जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल की गड़बड़ है, ऊपर नीचे हो रहा है, रेगुलर नहीं है, एबनॉर्मल है, तो बेटा थायराइड भी चेक कराते हैं, क्योंकि थायराइड का भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट होता है, इट अफेक्ट्स द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल, ठीक है ना। ये सारे आपके T3 T4 के फंक्शन हो गए। फिर मैं अगर बात करूं बेटा कैल्सिटोनिन की, जिसका दूसरा नाम होता है थायरोकैल्सिटोनिन या TCT, तो ये होता है पैराफॉलिकुलर सेल्स के थ्रू प्रोड्यूस, और इसका नाम ही है कैल्सी। कैल्सी का मतलब होता है कैल्शियम। अभी मैं आपको अगला जो ग्लैंड पढ़ाऊंगी, पैराथायरॉइड ग्लैंड। पैराथायरॉइड ग्लैंड का एक हार्मोन होता है पैराथॉर्मोन। क्वेश्चन आया हुआ है नीट में बेटा, ये थायरोकैल्सिटोनिन अलोंग विद पैराथॉर्मोन, जो कि पैराथायरॉइड ग्लैंड का हार्मोन होता है, ये रेगुलेट करते हैं ब्लड कैल्शियम लेवल को, ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को। लेकिन कैसे रेगुलेट करते हैं, अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं बेटा थायरोकैल्सिटोनिन की, तो थायरोकैल्सिटोनिन को बोला जाता है हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन। कैल्सिमिक मतलब कैल्शियम, हाइपो मतलब लो, इसका काम होता है ब्लड कैल्शियम लेवल को किसी भी तरीके से कम करना। और पैराथॉर्मोन बेटा आगे जब आपको मैं पढ़ाऊंगी, तो पैराथॉर्मोन का काम होता है ब्लड कैल्शियम लेवल को किसी भी तरीके से बढ़ाना। कैसे करती है ये होम्योस्टेसिस दोनों मिलके, कैसे रेगुलेट करते हैं इसी चीज को, तो बेटा आगे हमें पढ़ना है। टीसीटी के बारे में मैंने यहां लिखा हुआ है, थायरोकैल्सिटोनिन ये कैल्शियम की डिपोजिशन कराता है बोन्स में। ये ब्लड से कैल्शियम को उठा उठा के बोन्स में लगा देता है, बोन्स में जाके डिपॉजिट करता है ताकि ब्लड कैल्शियम लेवल घट जाए। तभी तो बेटा ये हाइपोकैल्सिमिक है ना, ब्लड से कैल्शियम को कहां लेके गया, ये बोन्स में जाके डिपॉजिट कर दिया। इनफैक्ट बेटा ये एनसीईआरटी में दिया नहीं है, अगर तुम्हें अतिरिक्त ज्ञान याद रखना है तो कर सकते हो। कुछ बोन ईटिंग सेल्स होती हैं, बोन ईटिंग सेल्स का मतलब होता है ऑस्टियोक्लास्ट सेल। क्लास्ट का मतलब कटिंग, बोन ईटिंग सेल्स होती है ऑस्टियोक्लास्ट, ये उनकी भी एक्टिविटी को सप्रेस करता है, क्योंकि अगर ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स काम करेंगे ना, बोन ईटिंग सेल्स, बोन में से वो कैल्शियम को हटा देंगी, बोन में से कैल्शियम हट जाएगा तो ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा। इनको तो ब्लड में कैल्शियम इंक्रीज नहीं करना है ना, तो ये ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को बेटा क्या करते हैं, सप्रेस करते हैं। बट ये अतिरिक्त ज्ञान है, आपको अगर नहीं भी याद रखना इट्स ओके, बट ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं बेटा अगले ग्लैंड की, जिसे अच्छा डिसऑर्डर, अगले ग्लैंड नहीं बेटा, इसमें भी तो डिसऑर्डर्स हैं। जैसे ग्रोथ हार्मोन के डिसऑर्डर्स थे, वैसे ही बेटा थायराइड के भी डिसऑर्डर्स होते हैं, और दो ही सिचुएशन हो सकती है, या तो थायराइड ज्यादा है या तो थायराइड कम है। तो हाइपोसिक्रीशन अगर है, कम सिक्रीशन है, तो उसके दो कंडीशंस एनसीईआरटी में बताए हुए, एक सिंपल गोइटर, एक क्रिटिनिज्म। एवरीथिंग इज इन एनसीईआरटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, क्वेश्चंस आते हैं इनके डिसऑर्डर से। और अगर हाइपर सिक्रीशन है, ज्यादा सिक्रीशन है, तो आपको डिसऑर्डर पढ़ना है एक्सोप्थेलेमिक गोइटर, जिसे ग्रेव्स डिजीज भी बोला जाता है, ठीक है ना। अच्छा ठीक है भाई, फिर आगे हम पढ़ते हैं बेटा सिंपल गोइटर की कंडीशन। मैंने राइट साइड में एक नॉर्मल हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म को समझा रखा है बेटा। क्या समझाया मैम ने यहाँ, नॉर्मल बेटा कैसे रेगुलेशन हो रही है किसी भी हार्मोन की। मैंने हाइपोथैलेमस मैंने थायराइड के केस में स्पेसिफिकली क्यों समझा रखा है, क्योंकि यहाँ जो एक आप बीमारी पढ़ोगे सिंपल गोइटर और एक्सोप्थेलेमिक गोइटर, उसमें ये वाली मैकेनिज्म का बेटा यूज होगा। मैंने यहाँ क्या लिख रखा है कि हाइपोथैलेमस होता है, उसके हार्मोन्स किसको कंट्रोल करते हैं, पिट्यूटरी को कंट्रोल करते हैं। अब मैंने यहाँ पे थायराइड का डिस्कशन किया है, तो ऑब्वियसली थायराइड हार्मोन की बात करूंगी, तो TSH RH जो होता है हाइपोथैलेमस का, वो एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करता है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी प्रोड्यूस करती है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड पर एक्ट करती है, तो थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं T3 और T4 को। अब मैम दो स्थिति हो सकती है, अगर T3 T4 बहुत ज्यादा कम हो जाए ना मैम,
तो ऑटोमेटिकली इसका रेगुलेशन बॉडी कर सकती है। कैसे? जब T3 T4 की कमी होती है तो ये पॉजिटिव फीडबैक लेके जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास कि भाई इस हार्मोन की कमी हो गई है, प्लीज तुम ज्यादा ये हार्मोन बनाओ। ये पॉजिटिव फीडबैक जब एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाता है तो वो पॉजिटिव फीडबैक देता है। पॉजिटिव क्यों बोला बेटा मैंने? इस हार्मोन की कमी हो गई थी ना, अब तुम्हें इसके प्रोडक्शन को बढ़ाना है मतलब स्टिमुलेट करना पड़ेगा, पॉजिटिव बेटा फीडबैक देना पड़ेगा। तो ये पॉजिटिव फीडबैक देता है ताकि टीएसएच बने, टीएसएच थायराइड को बोले कि तुम बेटा क्या करो, ज्यादा से ज्यादा T3 T4 बनाओ, तो T3 T4 बनने लगेगा। बाय चांस अगर मामला उल्टा है, ऑलरेडी T3 T4 बहुत ही ज्यादा है, अब बॉडी को बताना पड़ेगा कि मेरे को और T3 T4 नहीं चाहिए। जैसे ही इसकी अमाउंट बेटा हद से ज्यादा हो जाती है तो ये क्या करता है बेटा, नेगेटिव फीडबैक देता है एंटीरियर पिट्यूटरी को। ये कहता है कि टीएसएच को मत बनाओ, इनहिबिट, नेगेटिव मत बनाओ। ये फिर थायराइड को कहता है कि तुम भी बेटा T3 T4 को मत बनाओ। समझ में आ गई बात? तो अगर T3 T4 ज्यादा है या T3 T4 कम है बेटा, इनका ऑटोमेटिक रेगुलेशन किया जा सकता है, बॉडी खुद करती है। लेकिन कई बार बेटा बॉडी में गड़बड़ होगी, जब बॉडी में गड़बड़ होगी, डाइट में प्रॉब्लम होगी, चीजों में प्रॉब्लम होगी, तो बेटा डिसऑर्डर्स दिखेंगे, जैसे कि सिंपल गोइटर। सिंपल गोइटर की सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपके डाइट में आयोडीन नहीं है। अभी मैम ने आपको समझाया आयोडीन की जरूरत क्या होती है। मैम आयोडीन की जरूरत होती है हार्मोन बनाने में। अगर मेरे डाइट में आयोडीन कम हो जाएगा तो थायराइड भी कम हो जाएगा, तो इसकी वजह से लो थायराइड हार्मोन की कंडीशन होती है, जिसको हम सिंपल गोइटर कहते भी हैं। गोइटर का मतलब होता है एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। बेटा एक तो आपको ये याद रखना है कि ये हाइपो की कंडीशन है या हाइपर की कंडीशन है। अगर उतनी बेसिक बात एनसीईआरटी की याद नहीं रखोगे तो पूरी कहानी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है बेटा, ठीक है ना। तो मैंने बोला कि थायराइड हार्मोन की कमी हुई क्योंकि आयोडीन की कमी थी, और गोइटर का तो मतलब होता है एनलार्जमेंट। लेकिन मैम ये एनलार्जमेंट हुई कैसे? अब समझो इस चीज को, एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी में दी नहीं हुई है, बट बेटा तुम कंसेप्ट को समझो ताकि तुम्हें रट्टाफिकेशन सिर्फ ना करना पड़े। मैम जब भी लैक ऑफ आयोडीन होता है, आयोडीन की कमी होती है, तो आयोडीन कम होने से ऑटोमेटिकली T3 T4 कम हो जाता है, क्योंकि उनको बनने के लिए आयोडीन चाहिए था। अब T3 T4 जब कम होता है तो मैम आपने बताया था कि इसकी वजह से आपके पिट्यूटरी को सिग्नल मिलना चाहिए कि मेरे बॉडी में T3 T4 कम हो रहे हैं, भाई साहब TSH को बनाओ। ऐसा होता भी है बेटा, जब T3 T4 कम होते हैं तो हमने लिखा हुआ है इट स्टिमुलेट्स द पिट्यूटरी टू सिक्रीट मोर TSH। पिट्यूटरी को स्टिमुलेशन मिलता है कि तुम TSH बनाओ, वो TSH बनाता भी है, वो TSH बनाता है और वो TSH जाके थायराइड पर एक्ट भी करता है कि भाई थायराइड ग्लैंड भैया T3 T4 को और सिक्रीट करो। बट बेटा चाहे कितना भी TSH पिट्यूटरी से रिलीज होके थायराइड को सिग्नल क्यों ना दे दे, बट थायराइड विल नॉट बी एबल टू फॉर्म T3 एंड T4 क्योंकि आयोडीन ही नहीं है। भले ही आप थायराइड ग्लैंड को कितना भी सिग्नल दे दो कि भैया T3 T4 बनाओ, पर बन ही नहीं सकता ना बेटा, क्योंकि आयोडीन की कमी है, जिस कारण से हाइपोसिक्रीशन होता है। बट कॉन्स्टेंटली क्योंकि आप बेटा थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करते रहते हो TSH की मदद से, इस वजह से थायराइड ग्लैंड की एनलार्जमेंट आपको दिख जाती है। दिस इज कॉल्ड एज गोइटर, बट सिंपल गोइटर। क्रिटिनिज्म की बेटा कंडीशन अगेन हाइपोथायरॉइडिज्म की ही कंडीशन है, लो थायराइड की ही कंडीशन है, बट आयोडीन की कमी से नहीं हो रही। हम कहते हैं कि अगर थायराइड की कमी प्रेगनेंसी में हो जाए मदर को, ऑटोमेटिकली बेटा बच्चे में भी थायराइड की कमी होती है। ये एक रीजन हो सकता है कि प्रेगनेंसी में ही मम्मी के पास बेटा थायराइड बहुत कम बना। और दूसरा बेटा हम कहते हैं अगर बच्चा पैदा हुआ और बच्चे में चाइल्डहुड से ही, यानी प्यूबर्टी के पहले, चाइल्डहुड से ही बच्चे में ही थायराइड की कहीं ना कहीं से कमी हो गई है, इन दोनों कंडीशन में क्रिटिनिज्म की कंडीशन बेटा डेवलप होती है। अब बेटा थायराइड की कमी हो गई तो बच्चे में क्या क्या फॉल्ट दिखेगा बेटा, जो जो चीजें थायराइड ग्लैंड कर रहा होता है ना, थायराइड हार्मोन, वो चीजें बेटा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी, BMR कम हो जाएगा, बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएगा। अच्छा हम क्यों कहते हैं इंटेलिजेंट क्वेश्चन कम हो गया, अलर्टनेस कम हो गई, शंटेड ग्रोथ, पुअर ग्रोथ क्यों हुई? थायराइड का एक और फंक्शन होता है, उसमें मिस आउट हो गया होगा, थायराइड हार्मोन का एक और फंक्शन होता है बेटा टिश्यू डिफरेंशिएशन। आपको पता है टैडपोल लार्वा जो फ्रॉग का होता है, टैडपोल लार्वा फ्रॉग में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा अगर उसमें थायराइड हार्मोन की कमी हो गई, पता है आपको, क्योंकि वो टिश्यू डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है। तो अगर हमारे में भी टिश्यू डिफरेंशिएशन में हमारी जो ब्रेन डेवलपमेंट होती है, हमारी जो IQ है, हमारा जो ब्रेन ओवरऑल डेवलप कर रहा है, उसमें थायराइड का बहुत बड़ा रोल है। तो अगर ऐसे बच्चे जिनमें बेटा मदर में थायराइड की कमी थी,
बच्चे में ऑटोमेटिकली कम हो गया थायराइड, बच्चा पैदा हुआ बचपन से ही थायराइड की कमी है, तो ऐसे बच्चों की आईक्यू कम होती है, अलर्टनेस कम होगी, और उसमें बेटा शंटेड ग्रोथ, पुअर ओवरऑल बॉडी की ग्रोथ भी पुअर दिखेगी, एबनॉर्मल स्किन टाइप होती है, गूंगा बहरा हो सकता है, टिश्यू अच्छे से बेटा डिफरेंशिएट ग्रो नहीं करे तो डेफ म्यूटिज्म, गूंगा बहरा की कंडीशन हो सकती है, मेंटली रिटार्डेड हो सकता है। बेटा ये सारे याद रखने हैं, क्रिटिनिज्म के सिम्टम्स एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। मैं बार बार कह रही हूं, एक्स्ट्रा कोई भी चीज पढ़ो या ना पढ़ो बेटा इट्स ओके, बट एनसीईआरटी जरूर पढ़ो, ठीक है ना। ठीक है मैम। अब एक और डिसऑर्डर है मैम, अगर हाइपर सिक्रीशन एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से हो रहा है। देखो इस चीज को जरा समझो, ग्रेव डिजीज जिसे एक्सऑप्थेलेमिक गॉइटर भी कहते हैं, एक्स का मतलब होता है आउटसाइड, ऑप्थेलेमिक का मतलब होता है आई बाहर बल्ज्ड आउट हो जाती है। हमने बोला हाइपर मतलब ज्यादा सिक्रीशन हो सकता है थायराइड हार्मोन का, मे बी बेटा नोड्यूल्स बन गए हैं थायराइड में, कैंसर की कंडीशन डेवलप हो गई है, ज्यादा सेल्स हो गए, ऑटोमेटिकली बेटा क्या होगी, थायराइड हार्मोन ज्यादा होगी। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब होता है जब खुद की इम्यून सेल्स अपनी बॉडी सेल्स को अटैक करने लग जाए। अब कैसे अटैक होगा, देखो ये तो नॉर्मल रेगुलेशन है बेटा, हाइपोथैलेमस का हार्मोन है टीएसएच-आरएच, वो एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करता है, वो टीएसएच बनाता है, वो थायराइड पर एक्ट करता है और वो T3 T4 बनाता है। अगर ये हार्मोन ज्यादा हो जाए तो बेटा अपनी सिंथेसिस को कम भी कर सकते हैं फीडबैक देके, और ज्यादा हो जाए तो ये क्या किया हुआ है मैंने, कुछ तो समझाया होगा बेटा मैंने, अभी देखो ये मैंने दोनों करनी, मतलब वो रेगुलेशन वाला तो पीछे लिखा हुआ है ना, हमने रेगुलेशन वाला पीछे लिखा हुआ है ना कि अगर बेटा T3 T4 ज्यादा हो जाए तो वो अपनी प्रोडक्शन को कम भी कर सकते हैं बाय सिग्नलिंग पिट्यूटरी। इनफैक्ट बेटा हाइपोथैलेमस को भी सिग्नल मिल सकता है, जो चीज आपने अभी भी पढ़ी ना यार, अगर ये हार्मोन की प्रेजेंस ज्यादा हो गई तो ये अपने ही सिंथेसिस को कम कर रहे हैं ना, नेगेटिव फीडबैक दे रहे हैं, या हाइपोथैलेमस को भी नेगेटिव फीडबैक दे सकते हैं, ठीक है ना। और वैसे ही बेटा जब इनकी प्रोडक्शन कम है तो ये अपने प्रोडक्शन को बढ़ा भी तो रहे हैं ना, पॉजिटिव फीडबैक देके, एंटीरियर पिट्यूटरी को ही नहीं बल्कि हाइपोथैलेमस को भी पॉजिटिव फीडबैक मिल सकता है, ठीक है ना, ताकि ज्यादा टीएसएच हो, ताकि ज्यादा वो एंटीरियर पिट्यूटरी को कह पाए कि टीएसएच ज्यादा बनाओ, टीएसएच ज्यादा होगा तो थायराइड पर काम करेगा, थायराइड पे काम करेगा T3 T4 बढ़ जाएंगे, और वाइस वर्सा अपोजिट होगा अगर थायराइड ऑलरेडी ज्यादा है ना। ये फीडबैक तो हम समझ चुके हैं, बट यहाँ पे क्या हो रहा है ना बेटा, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इसीलिए क्योंकि आपकी बॉडी में कुछ एंटीबॉडीज बनती हैं जो मिमिक करती हैं, कॉपी करती हैं टीएसएच की एक्टिविटी को। अब देखो ये आपकी बॉडी पर कैसे खतरा है, कुछ एंटीबॉडीज बनी जो टीएसएच की एक्टिविटी को कॉपी कर रही है, क्योंकि बेटा टीएसएच की एक्टिविटी को कॉपी करने का मतलब होता है, टीएसएच की एक्टिविटी क्या है, टीएसएच की एक्टिविटी होती है थायराइड ग्लैंड पर एक्ट करना और उससे T3 T4 बनवाना, ठीक है ना। T3 T4 ऑलरेडी ज्यादा है तुम्हारी बॉडी में, हो सकता है नॉर्मली जो बेटा बन रहे हैं, ठीक है ना। अब आपकी बॉडी में कुछ एंटीबॉडीज भी बन गई, वो एंटीबॉडी बेटा थायराइड को कॉन्स्टेंटली बोल रहे हैं और ज्यादा T3 T4 बनाओ, क्योंकि एंटीबॉडी टीएसएच की एक्टिविटी को कॉपी कर रहे हैं तो वो भी थायराइड को कह रहे हैं और T3 T4 बनाओ। जब T3 T4 बहुत ज्यादा होने लगता है तो बॉडी की नॉर्मल मैकेनिज्म के अनुसार तो बेटा नेगेटिव फीडबैक जाना चाहिए, नेगेटिव फीडबैक जाता भी है। जैसे ही T3 T4 ज्यादा होने लगते हैं मैम नेगेटिव फीडबैक जाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को भी रोकना है ताकि टीएसएच ना बने, हाइपोथैलेमस को भी नेगेटिव फीडबैक देना है कि भैया आप टीएसएच-आरएच मत बनाओ, बहुत ज्यादा T3 T4 बन गया है। ऐसा होता भी है बेटा, नॉर्मल नेगेटिव फीडबैक जाता भी है, बट बेटा उन एंटीबॉडीज को कौन नेगेटिव फीडबैक देगा जो एंटीबॉडीज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से बनी। इन एंटीबॉडीज को तो कोई नेगेटिव फीडबैक देने वाला ही नहीं है बेटा। एनसीईआरटी ने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया है, नथिंग। एनसीईआरटी ने सिर्फ बेटा कुछ सिम्टम्स दे दिए और कंडीशन दे दी है, बट जब नाम दिया हुआ है तो थोड़ा बहुत पता करने में कुछ नहीं जाता है, थोड़ा बहुत कि हो क्या रहा है एक्चुअल में, है ना। तो बेटा जी एंटीबॉडीज को नेगेटिव फीडबैक तो मिल ही नहीं रहा है, एंटीबॉडीज को नेगेटिव फीडबैक नहीं मिलेगा तो वो तो कॉन्स्टेंटली बेटा थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगी, और थायराइड ग्लैंड कॉन्स्टेंटली स्टिमुलेट होगी तो T3 T4 कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होगा, हाइपर की कंडीशन, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, बीएमआर बढ़ जाएगा, वेट लॉस होने लगता है जब थायराइड बहुत ज्यादा है ना। अब हमने ये भी कहा है ये कि मिमिक कर रही है, थायराइड ग्लैंड पर काम कर रही है, बट इसको कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं देता, इसीलिए कॉन्स्टेंटली थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट होती है जिससे गोइटर की कंडीशन डेवलप हो जाती है, ठीक है ना। डिसऑर्डर्स कंप्लीट। पैराथायराइड ग्लैंड की बात करते हैं, बहुत छोटा सा ग्लैंड है बेटा, एंडोडर्मल ओरिजिन होती है, आपके पास 4 पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं बिहाइंड द थायराइड। थायराइड वेंट्रल साइड ऑफ ट्रेकिया पे है, 2 लोब्स थे थायराइड के, एक लोब के पीछे 2 पैराथायराइड ग्लैंड, दूसरे लोब के पीछे 2 पैराथायराइड ग्लैंड, टोटल हो गए बेटा आपके पास 4 पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड क्या सिक्रीट कर रहा है, पैराथ हार्मोन, पीटीएच भी बोलते हैं पैराथ हार्मोन को।
पैराथॉर्मोन और बेटा कैल्सिटोनिन मिलके क्या कर रहे हैं बेटा, रेगुलेशन कर रहे हैं, कैल्शियम होम्योस्टेसिस कर रहे हैं। कैसे कर रहे होते हैं, कैल्सिटोनिन का काम होता है बेटा ब्लड कैल्शियम लेवल को घटाना, और पैराथॉर्मोन का काम होता है बेटा ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाना। ठीक है ना, ब्लड कैल्शियम बढ़ रहा है पैराथॉर्मोन की वजह से, और बेटा घट रहा है कैल्सिटोनिन की वजह से, दोनों रेगुलेट करती है। जैसे कैल्सिटोनिन ब्लड कैल्शियम लेवल को घटा कैसे रही थी बेटा, वो जा जाके बोन्स के ऊपर डिपॉजिट कर रही थी, ये उल्टा काम करती है। ये बेटा देखो बोन्स पर एक्ट करके उसकी डीमिनरलाइजेशन करती है, वहां से कैल्शियम खींच के ब्लड में बढ़ा देती है, बिल्कुल विपरीत काम करते हैं। आगे आप एक फ्लो चार्ट में देखोगे भी, ये किडनी पर भी एक्ट कर सकती हैं बेटा, और किडनी से कहती हैं कि तुम एक हार्मोन बनाओ कैल्सीट्रायोल। ये कैल्सीट्रायोल क्या करता है बेटा, आपके गट में से भी कैल्शियम को खींच सकता है, और आपके गट में से जब कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा तो ब्लड में कैल्शियम बढ़ेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि किडनी से कहती है कि एक हार्मोन बनाओ, तो वो हार्मोन तभी बेटा बनता है जब पैराथॉर्मोन किडनीज पर काम करती है। ठीक है ना, कैल्सिट्रायल जीआई ट्रैक्ट पर काम करता है, गट पर काम करता है, कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन करता है। ये आपके डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से भी बेटा कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन करा सकती है। अब मैंने आगे एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है कि कैल्शियम होम्योस्टेसिस कैसे रेगुलेट होते हैं। इस फ्लो चार्ट को जरा समझो। मैम दो ही कंडीशन है बॉडी के अंदर, या तो ब्लड कैल्शियम लेवल कम है या तो ब्लड कैल्शियम लेवल ज्यादा है। अगर ज्यादा होगी उसे भी नॉर्मल करना पड़ेगा, अगर कम होगी उसे भी नॉर्मल करना पड़ेगा। जब ब्लड कैल्शियम लेवल कम होती है मैम, तो कौन से हार्मोन को सीक्रेट होना चाहिए, पैराथॉर्मोन को, क्योंकि पैराथॉर्मोन ब्लड कैल्शियम को बढ़ाएगी। तो ब्लड कैल्शियम लेवल जब कम होती है बेटा, वो बेटा प्रमोट करती है, देखो मैंने पिंक से लिख रखा है, इट प्रमोट्स द सिक्रीशन ऑफ पैराथॉर्मोन, ताकि पैराथॉर्मोन बेटा उस कैल्शियम को बढ़ा दे। लेकिन अपोजिट होगा, जैसे ही ब्लड कैल्शियम लेवल बहुत ज्यादा हो जाती है तो बेटा फिर प्रमोट होता है सिक्रीशन ऑफ कैल्सिटोनिन, क्योंकि इसका काम होता है ब्लड कैल्शियम को घटा दे। तो बैलेंस होना चाहिए एक। जब ब्लड कैल्शियम ज्यादा हुई तो आपने बोला कैल्सिटोनिन को कि तुम प्रोड्यूस हो जाओ, और कैल्सिटोनिन ने अपने जो भी एक्टिविटीज करती है बेटा कि ब्लड से कैल्शियम को लेके जाके बोन में डिपॉजिट कर देती है, वो काम करेगी और ब्लड कैल्शियम लेवल को कम कर देगी। ठीक है ना, और जैसे ही ब्लड कैल्शियम लेवल बहुत ज्यादा कम होने लगता है तो बेटा पैराथॉर्मोन सीक्रेट होगी, वो जाके बेटा बोन्स के ऊपर बोन से कैल्शियम को निकालेगी और ब्लड में डाल देगी, ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ा देगी। डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट पर काम करेगी, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करेगी, ब्लड कैल्शियम को बढ़ा देगी। और मैंने जो पीछे लिखा हुआ था, किडनी पर एक्ट करेगी, किडनी में जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स पर एक्ट करेगी, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स को कहेगी कि तुम कैल्सिट्रायोल को बनाओ, कैल्सिट्रायोल जीआई ट्रैक्ट पर काम करेंगे और कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करेंगे। इसीलिए हम कहते हैं बेटा अगर किडनी खराब है ना तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वन ऑफ द फंक्शंस इज आल्सो कैल्शियम रीएब्जॉर्प्शन ना। सोचो ना, जेजी सेल्स बेटा कैल्सिट्रायोल बना रहा है, भले पैराथॉर्मोन की इन्फ्लुएंस में बना रहा है बट बना तो रहा है ना बेटा, है ना। तो अगर ये इसमें गड़बड़ होती है बेटा तो ऑब्वियस सी बात है कैल्शियम की रीएब्जॉर्प्शन में भी गड़बड़ होती है। ठीक है ना, चलिए जी आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे सपोलो। पैराथॉर्मोन का बेटा कोई डिसऑर्डर नहीं है, सबसे अच्छी बात ये है। ठीक है ना, फिर बात करते हैं बेटा थाइमस की। थाइमस का ओरिजिन होता है एंडोडर्मल, थाइमस स्टर्नम के पीछे प्रेजेंट होती है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में भी इसके बारे में पढ़ते हैं, 12वीं का जो चैप्टर है। तो आपका बेटा स्टर्नम है, स्टर्नम दिस द ब्रेस्ट बोन, तो स्टर्नम के पीछे होती है, बैक साइड पे होती है। और आपका जो हार्ट है, हार्ट आपके हार्ट पे जो आयोटा है, आयोटा के वेंट्रल साइड पर होती है। लोब्स होते हैं इसके, लोब्स ऐसी दिखती है बेटा, ये लोब्स होते हैं इसके, आयोटा के ऊपर प्रेजेंट होती है वेंट्रल साइड पे। इसका हार्मोन होता है थाइमोसिन, इकलौता ऐसा ग्लैंड है जो उम्र के साथ बेटा रिड्यूस होता रहता है साइज में। तो बर्थ से लेके प्यूबर्टी, प्यूबर्टी में मैक्सिमम साइज होगी, फिर बेटा श्रिंक 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 श्रिंक। सो विद एज बेटा इट रिड्यूसेस इन साइज एंड बेटा इसीलिए इम्यूनिटी भी एज के साथ बेटा पुअर होती जाती है। अब ये जो थाइमोसिन हार्मोन है ऐसा क्या कर रहा है जो इम्यूनिटी में रोल प्ले कर रहा है बेटा, हमने लिखा हुआ इट हेल्प्स इन द डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स एंड हेंस प्रोवाइड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी फ्रॉम बी सेल, जिसकी वजह से ह्यूमरल इम्यूनिटी आती है। ओल्डर पीपल हैव वीकर इम्यूनिटी, क्योंकि एज के साथ बेटा ये श्रिंक कर जाती है तो वीकर इम्यूनिटी तो होगी। T lymphocytes produced in bone marrow and matures in the thymus। अभी देखो मैंने लिखा हुआ है हमारी बॉडी में एक इम्यूनिटी होती है जिसे बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो हम अपने लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं, गेन करते हैं। ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एक होती है बेटा जिसे कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, एक होती है बेटा जिसे कहते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी
किसके मदद से होती है बेटा? टी लिम्फोसाइट्स के मदद से होती है। टी लिम्फोसाइट्स बेटा डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, हेल्पर टी सेल, टीसी सेल्स, मेमोरी सेल्स, और ह्यूमरल इम्यूनिटी में बेटा आते हैं आपके बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स आपके एंटीबॉडी बनाते हैं, ये भी इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, वो भी इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, ठीक है ना। अच्छा, बी लिम्फोसाइट जो एंटीबॉडी बना पाती है ना, वो इन्हीं टी हेल्पर सेल्स की मदद से बना पाती हैं, ठीक है जी। अब मैं कह रही हूं ये जो थाइमोसिन होता है ना, ये डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स में हेल्प कर रहा है। ये जो सारी टी लिम्फोसाइट्स बन रही हैं, इनमें बेटा मदद कर रहा है, इनकी प्रोलिफरेशन, इनकी डिफरेंशिएशन में मदद कर रहा है। अगर थाइमोसिन की कमी हो गई तो ये डिफरेंशिएशन नहीं हो पाएगी। अगर ये नहीं हो पाएगा बेटा डिफरेंशिएशन, तो आपकी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी बेटा वीक हो जाएगी, और टी हेल्पर सेल्स ही नहीं होंगे तो आपकी बेटा एंटीबॉडी भी नहीं बन पाएगी, यानी ये वाली इम्यूनिटी भी बेटा इंपैक्ट हो जाएगी। वही चीज हमने लिख रखी है बेटा, हेल्प्स इन डिफरेंशिएशन ऑफ टी सेल्स, जिससे सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी बनती है, और अगर सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी सही रही तो ह्यूमरल इम्यूनिटी भी बनेगी, यानी कि ये ओवरऑल इम्यूनिटी में बेटा आपका रोल प्ले करती हैं। मैंने टी सेल्स के बारे में एक पॉइंट भी लिखा हुआ है कि आपकी बेटा वैसे भी सारी ब्लड सेल्स बोन मैरो में ही बनती है, चाहे बी सेल हो चाहे टी सेल हो, मतलब डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज, प्लेटलेट्स, सारी चीजें बोन मैरो से ही बनती है। अब डब्ल्यूबीसीज के अलग अलग टाइप्स है ना बेटा, जिनमें एक टाइप होता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट दो प्रकार की है, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, बनते सब बोन मैरो के अंदर है। पर मैंने एक चीज लिखी हुई है कि टी लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन जो होता है ना, वो थाइमस में जाके होता है। तो सोचो इनकी मैच्योरेशन भी तो अफेक्ट हो जाएगी ना, क्योंकि मैच्योरेशन में भी थाइमोसिन हेल्प कर रहा है ना। मैच्योर नहीं हो पाएगी टी लिम्फोसाइट्स, तो इम्यूनिटी बेटा पुअर हो जाती है, क्योंकि इसका रोल ही होता है इम्यूनिटी में, ठीक है। फिर बात करते हैं बेटा पीनियल ग्लैंड की। पीनियल ग्लैंड का ओरिजिन जो होता है दैट इज बेटा एक्टोडर्मल, जैसे कि हाइपोथैलेमस, जैसे कि पिट्यूटरी। छोटा सा होता है रेडिश ग्लैंड, इट इज लोकेटेड ऑन योर बेटा फोरब्रेन, फोरब्रेन के डॉर्सल साइड पे होता है। डॉर्सल वेंट्रल क्वेश्चन में पूछते हैं, ट्रेकिया के वेंट्रल साइड पर होता है आपके पास थायराइड, वेंट्रल साइड ऑफ अयोर्टा में आपके पास होता है थाइमस, डॉर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन में आपके पास हो गया पीनियल। पीनियल ग्लैंड का ना बहुत रिसर्च चल रहा है बेटा, फंक्शंस बहुत सारे हम बता देते हैं, बट अभी भी बहुत क्लैरिटी इसमें है नहीं, ठीक है ना। तो ये छोटा सा बेटा पी साइज होता है आपके बेटा, क्या बोलते हैं, स्मॉल रेडिश ग्लैंड होता है बेटा। इट इज लोकेटेड ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द फोरब्रेन, ठीक है ना। इट इज सिक्रीटिंग अ हार्मोन कॉल्ड एज बेटा मेलेटोनिन, ठीक है ना। एक्टोडर्मल बेटा इसकी ओरिजिन होती है। इसकी ओरिजिन कैसे होती है बेटा? एक्टोडर्मल इसकी ओरिजिन होती है। इसके फंक्शंस क्या हैं बेटा? डायर्नल रिदम को ये मेंटेन कर रही है बेटा, डायर्नल रिदम को ये मेंटेन कर रही है, मतलब आपका जो स्लीप वेक साइकिल है आपका, आपको कब उठना है कब सोना है, बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह बेसिकली काम करने वाली बेटा क्या होती है आपकी पीनियल ग्लैंड। इसका जो हार्मोन होता है मेलेटोनिन है, मेलानिन नहीं है। मेलानिन इज अ पिगमेंट, मेलेटोनिन इज अ हार्मोन, ठीक है ना। तो मेलेटोनिन जो होता है पीनियल ग्लैंड का सिक्रीशन होता है, आप कब सोओगे कब जागोगे ये डिसाइड करता है। अगर मेलेटोनिन ज्यादा है ना बेटा तो आपको नींद आएगी। मेलेटोनिन का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होना चाहिए मिडनाइट में, जब लाइट बहुत कम है तो मेलेटोनिन बहुत ज्यादा है, जिससे आपको स्लीप होती है। आपको तो हर वक्त होती है खैर, ठीक है ना, वो अलग बात है। और अगर मेलेटोनिन बहुत कम है तो आप एक्टिव रहोगे, जो दिन में होता है, क्योंकि लाइट की प्रोडक्शन में बेटा, लाइट की प्रेजेंस में मेलेटोनिन प्रोडक्शन कम है, ठीक है ना, मिड नून के अराउंड। आपके ये बीएमआर को भी अफेक्ट करती है, बॉडी टेम्परेचर को भी अफेक्ट करती है, आपका पिगमेंटेशन, डिफेंस कैपेबिलिटी, मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल। एनसीईआरटी ने ओवरऑल दे रखा है बेटा कि जो मेलेटोनिन होता है वो इसके अलावा मेजर काम तो आप इसका पढ़ोगे बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह काम करना, बट इसके अलावा आपके बीएमआर, आपका बॉडी टेम्परेचर, आपका पिगमेंटेशन, डिफेंस कैपेबिलिटी, और फीमेल्स में बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल तक को अफेक्ट कर सकती है बेटा आपकी पीनियल ग्लैंड। बहुत छोटा सा ग्लैंड है ये, ठीक है ना, इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन इसकी दी नहीं हुई है, ठीक है जी। अगला ग्लैंड बेटा हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज पैंक्रियास, ठीक है ना। पैंक्रियास बचा है, एड्रिनल ग्लैंड्स बचे हैं और गोनाड्स बचे हैं आपके, ठीक है ना। तो पैंक्रियास, इसका ओरिजिन क्या होता है बेटा? एंडोडर्मल ओरिजिन होता है, मिक्स्ड ग्लैंड होता है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड होता है, जैसे कि हमने बोला एंडोक्राइन पार्ट भी है, एक्सोक्राइन पार्ट भी है। एक्सोक्राइन पार्ट जो होता है ना बेटा, इसका 99% जो पार्ट होता है दैट इज एक्सोक्राइन पार्ट। केवल मात्र अराउंड बेटा 1% होता है आपका एंडोक्राइन पार्ट। सोचो सिर्फ 1% होता है एंडोक्राइन पार्ट, जिसको बोलते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। और ये केवल मात्र जो ये 1% है ना बेटा, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 1 to 2 मिलियन, 1 से 2 मिलियन होते हैं आपके पास आइलेट ऑफ लैंगरहैंस,
और सोचो पूरे पैंक्रियाज का ये केवल 1% है। 99% इज एक्सोक्राइन पार्ट, जिसे बेटा एसिनार सेल्स या सेल्स ऑफ एसिनाई भी बोलते हैं। ये पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। जब मैं बेटा आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की बात करती हूँ तो इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जो हार्मोन्स बनाते हैं। आपको मेनली बात करनी है अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स के बारे में। वेरी इजी, वेरी इंपॉर्टेंट, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे, जब से आपने बेटा होश संभाला होगा, है ना। ग्लूकागॉन और इंसुलिन, ग्लूकागॉन होता है अल्फा सेल्स का सिक्रीशन, इंसुलिन होता है बीटा सेल्स का सिक्रीशन। जैसे बेटा कैल्सिटोनिन और पैराथॉर्मोन मिलके ब्लड में कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करते हैं ना, वैसे ग्लूकागॉन और इंसुलिन मिलके ब्लड में ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेटा, और दोनों एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं, अपोजिट काम करते हैं, एंटागोनिस्ट भी बोला जाता है ऐसे हार्मोन्स को जो एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। जैसे कैल्सिटोनिन एंड पैराथॉर्मोन एंटागोनिस्ट है, एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। वैसे ये दोनों भी बेटा एक दूसरे के एंटागोनिस्ट होते हैं। अल्फा सेल से प्रोड्यूस हुआ और ग्लूकागॉन को बोला जाता है हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन, इंसुलिन को बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। हाइपर मतलब ज्यादा, ये इंक्रीज करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल, वो डिक्रीज करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये कैसे कैसे इंक्रीज करता है। और एक चीज याद रखो बेटा, जो भी ये ना आपको लर्निंग में हेल्प करेगी कि ग्लूकागॉन का जो भी मेथड होता है ना ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने का, ऐसा ही सेम फंक्शन अभी मैं आपको बेटा जब एड्रिनल ग्लैंड में एड्रिनल मेड्यूला के हार्मोन्स पढ़ाऊंगी ना, उनमें भी देखना कुछ कुछ फंक्शंस आपको ऐसे ही सिमिलर दिखेंगे। और जब मैं एड्रिनल कॉर्टेक्स में आपको कॉर्टिसोल के भी कुछ कुछ फंक्शंस बताऊंगी ना, वो भी आपको सिमिलर दिखेंगे। लर्निंग में आपको हेल्प होगी, मेमोराइज करने में हेल्प होगी। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, देखो कैसे। क्योंकि ना फिर आप नहीं तो आप कंफ्यूज होते हो, कौन बढ़ा रहा है, कौन घटा रहा है, कौन ब्रेक डाउन कर रहा है, कौन फॉर्मेशन कर रहा है। अभी देखो, ये बेटा आपके लिवर सेल्स पर एक्ट करता है, मेनली हेपेटोसाइट्स इसके टारगेट सेल्स होते हैं। और ये बेटा देखो ब्लड ग्लूकोज को बढ़ा रहा है। तो लिवर सेल्स में ये कैसे एक्ट कर रहा है मैम, लिवर में ग्लूकोज स्टोर्ड होता है हमारा ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ये ग्लाइकोजन को तोड़ता है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन करवाता है। ग्लाइकोजन किसका बना है, ग्लूकोज का बना है। ग्लाइकोजन टूटेगा तो ग्लूकोज बनेगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा। ये सिर्फ ग्लाइकोजन को तोड़ के ही बेटा ब्लड ग्लूकोज लेवल को नहीं बढ़ा रहा, बल्कि ये बेटा ग्लूकोनियोजेनेसिस भी करता है। नियोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब तो जनरेशन, ग्लूको मतलब ग्लूकोज की जनरेशन, नियोजेनेसिस का मतलब होता है किसी भी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से भी जब आप ग्लूकोज बनाते हो। देखो ग्लाइकोजन तो कार्बोहाइड्रेट है, उससे ग्लूकोज बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स जैसे कि प्रोटीन्स, लिपिड्स बेटा, इनसे जब आप ग्लूकोज बनाने लग जाओ तो ग्लूकोनियोजेनेसिस कहा जाता है। ये ग्लूकोनियोजेनेसिस भी करता है। ये बेटा प्रोटीन की ब्रेकडाउन कर रहा है, लिपिड्स की भी ब्रेकडाउन कर रहा है, प्रोटियोलाइसिस, लाइपोलाइसिस, है ना। तो प्रोटियोलाइसिस करता है, लाइपोलाइसिस करता है। ये सेम फंक्शन अभी बेटा आप एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन में भी देखोगे, ठीक है ना। प्रोटीन और लिपिड्स का ब्रेकडाउन कर रहा है ये बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, इट इनहिबिट्स द सेल्यूलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज। यार इसका काम क्या बोला मैंने, इसका काम है ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना। ये ब्लड में से ग्लूकोज कम नहीं होने दे रहा। ब्लड से ग्लूकोज कम कब होता है, जब इंसुलिन काम करता है, क्योंकि वो ब्लड में प्रेजेंट ग्लूकोज को सेल्स को यूटिलाइज करने के लिए कहता है। तो इंसुलिन के बारे में पढ़ोगे, इट प्रमोट सेल्यूलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज। वो सेल्स को कहता है ग्लूकोज यूज कर लो, बट ये कहता है यूज मत करो, तभी तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहेगा। इट इंक्रीजेस द ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो ये ग्लाइकोजेनोलाइसिस करके ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बढ़ा रहा है। ये नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से भी बेटा ग्लूकोज बना रहा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये प्रोटियोलाइसिस कर रहा है, ये लाइपोलाइसिस कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है सेल्यूलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज। ऑलमोस्ट विपरीत काम करता है इंसुलिन, इसको कहा जाता है हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज कर रहा है। कैसे, इसका टारगेट हेपेटोसाइट के साथ साथ में एडिपोसाइट्स, फैट फिल्ड सेल्स भी होते हैं। कैसे मैम, बेटा देखो ये ग्लाइकोजेनोलाइसिस नहीं करेगा, ये तो इसको इनहिबिट करेगा, क्योंकि इसका काम ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाना नहीं है, तो ये इनहिबिट्स द ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ये ग्लाइकोजेनेसिस को प्रमोट करता है। देखो ग्लाइकोजन टूटेगा तो ग्लूकोज बढ़ेगा, इसको ग्लूकोज बढ़ाना नहीं है, इसको ब्लड से ग्लूकोज को हटाना है। तो ये लिवर को कहता है कि तुम ग्लाइकोजन बना लो, ग्लूकोज को यूज कर करके ग्लाइकोजन बना लो। उसी को कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजन की सिंथेसिस, प्रमोशन करता है उसकी फॉर्मेशन को बाय टारगेटिंग द लिवर सेल। तभी तो हेपेटोसाइट्स बेटा इसके टारगेट है। इनफैक्ट अगर कोई भी एक्सेस ऑफ ग्लूकोज है आपके बॉडी में, इसलिए बोलते हैं ग्लूकोज का लेवल चेक करते रहो, क्योंकि वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्सेस ऑफ ग्लूकोज को ये फैट में कन्वर्ट करके किसके अंदर स्टोर कर दे रहा है बेटा, एडिपोसाइट्स के अंदर। एक्सेस ऑफ ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू फैट एंड देन बेटा इट इज स्टोर्ड इन द एडिपोसाइट्स, ठीक है ना। ये और क्या कर रहा है, इट प्रमोट्स द सेल्यूलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज।
वो इनहिबिट कर रहा था सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज, ये कहेगा ब्लड से ग्लूकोज कम करना है, सेल्स तुम सारा ग्लूकोज यूटिलाइज कर लो, एंड इन दिस वे बेटा बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग ग्लूकोज होम्योस्टेसिस। एनसीईआरटी में डायबिटीज मेलाइटिस करके बेटा एक डिसऑर्डर दिया हुआ है विच इज एसोसिएटेड विद इंसुलिन। वैसे तो डायबिटीज मेलाइटिस जिसे आप शुगर के नाम से जानते हो, ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है टाइप 1 जो यंग एज में होता है, एक टाइप 2 जो उम्र के साथ होता है, एज के साथ होता है। बेटा ये जो टाइप 1 डायबिटीज होती है ना, ये ऑटो इम्यून होती है। देखो एनसीईआरटी ने इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ, थोड़ा सा आप समझने के लिए ये चीज देख सकते हो। टाइप 1 एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जो यंग एज में होता है, अराउंड 20 साल से पहले। तो इसमें क्या होती है ना बेटा, एंटीबॉडीज बनती है जो बीटा सेल्स को अटैक करती हैं। बीटा सेल्स अटैक करती है, बीटा सेल्स अगर खराब हो गई तो इंसुलिन नहीं बनेगा, जिस कारण से इंसुलिन की उनमें डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन उम्र के साथ जो टाइप 2 डायबिटीज होती है, जो एज के साथ होती है, एडल्ट ऑनसेट ऑफ डायबिटीज होती है, इसमें आपके बीटा सेल्स खराब नहीं हुए, आपका इंसुलिन तो बेटा बन रहा है, इंसुलिन नॉर्मल है, बल्कि होता क्या है, प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से अगर लंबे दौरान के लिए आपने अपने ब्लड शुगर को, ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट नहीं किया, लंबे दौरान के लिए अगर ग्लूकोज बेटा बॉडी में बहुत ज्यादा होना, तो इंसुलिन का काम क्या है, सेल्स को बोलना कि तुम ग्लूकोज को यूज करो। आपके सेल्स कैसे यूज करते हैं, जब इंसुलिन अपने रिसेप्टर्स पर बाइंड करता है जो सेल्स के ऊपर होते हैं। अब बेटा इतना ग्लूकोज इतना ग्लूकोज इतना ग्लूकोज अगर ब्लड में रहेगा तो इंसुलिन रिसेप्टर्स से कितना काम करवा पाएगा। एक टाइम के बाद आपके रिसेप्टर्स रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, इनसेंसिटिव बन जाते हैं, तो यानी कि ग्लूकोज होने के बावजूद भी रिसेप्टर्स काम नहीं करेंगे, तो डायबिटीज मेलाइटिस होती है, जो एडल्ट ऑनसेट ऑफ डायबिटीज है, जो उम्र के साथ होती है, वेयर योर रिसेप्टर्स आर इनसेंसिटिव। हार्मोन ठीक है, आपका हार्मोन नॉर्मल है, ठीक है ना। तो याद रखने के लिए ये चीज एक बार देख सकते हो। फिर बात करते हैं बेटा एड्रिनल ग्लैंड की। ये वन पेयर होता है, आपके किडनी के ऊपर होता है। अब देखो इसके फंक्शंस आपको कितने सिमिलर लगेंगे ग्लाइकोजन से, ग्लूकागॉन से, इसलिए ग्लूकागॉन के फंक्शन में याद रखने के लिए कहती हूँ क्योंकि काफी हेल्प मिलेगी अभी आपको। देखो एड्रिनल ग्लैंड वन पेयर अबव किडनी, आउटर पार्ट को कॉर्टेक्स बोलते हो, इनर पार्ट को मेड्यूला बोलते हो। ये जो पिंक वाला मैंने बना रखा है ये मेड्यूला है बेटा। मेड्यूला फर्दर डिवाइडेड नहीं होता, लेकिन जो बाहर का कॉर्टेक्स है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। याद रखने के लिए GFR से आप याद रख सकते हो। G मतलब जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस, GFR, ठीक है ना। पूछते हैं सीक्वेंशियली क्या लेयर्स होते हैं। तो बेटा देखो कॉर्टेक्स जो है इसके हॉर्मोन्स को ओवरऑल ही बोला जाता है कॉर्टिकॉइड्स, और जो मेड्यूला है ना बेटा इसके हॉर्मोन्स को बोला जाता है कैटेकोलअमीन्स। समझ रहे हो मेरी बात। इस कॉर्टेक्स के हॉर्मोन्स को बोलते हैं कॉर्टिकॉइड्स और मेड्यूला के हॉर्मोन्स को बोला जाता है बेटा कैटेकोलअमीन्स, ठीक है ना। ये जो बेटा मेड्यूला के हॉर्मोन्स होते हैं ना, मेड्यूला का जो पार्ट होता है ये होता है, सॉरी ये जो कॉर्टेक्स का पार्ट होता है ये होता है 75%, ये लार्ज पार्ट है। मेड्यूला होता है सिर्फ 25%। ये एक ऐसा ग्लैंड है जिसकी डुअल ओरिजिन होती है, मतलब कि इसका जो मेड्यूला है उसकी ओरिजिन है एक्टोडर्मल और जो कॉर्टेक्स है उसकी ओरिजिन है बेटा मीजोडर्मल, ठीक है ना। तो ये जो कैटेकोलअमीन्स है ना, अमीन्स इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये हॉर्मोन्स अमीनो एसिड डेरिवेटिव होते हैं, डायरेक्टली अमीनो एसिड से बने होते हैं। एपिनेफ्रिन, एड्रेनलिन जिसे कहा जाता है, नॉर एपिनेफ्रिन, नॉर एड्रेनलिन जिसे कहा जाता है, इमरजेंसी हॉर्मोन्स, ठीक है ना। लेकिन ये जो ग्लोमेरुलोसा, फैसिकुलेटा, रेटिकुलरिस जिनके कंबाइन हॉर्मोन्स को मैंने कॉर्टिकॉइड बोला, इसमें इंडिविजुअल अगर आप देखोगे ग्लोमेरुलोसा का हार्मोन होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, एल्डोस्टेरोन जो हमने बेटा पढ़ा भी है एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में। फैसिकुलेटा इसके हार्मोन्स को बोला जाता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, कॉर्टिसोल, और बेटा रेटिकुलरिस के हार्मोन को बोला जाता है सेक्स कॉर्टिकॉइड। इन्हें कंबाइंड बोला जाता है कॉर्टिकॉइड। याद रखिए बेटा इंडिविजुअली लेयर बाय लेयर आपको हार्मोन्स पूछेंगे। ग्लोमेरुलोसा जी वाले का हार्मोन जी नहीं है बेटा, ग्लोमेरुलोसा का हार्मोन होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, फैसिकुलेटा का होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड रेटिकुलरिस इनर मोस्ट का होता है सेक्स कॉर्टिकॉइड। सबसे पहले देखते हैं बेटा इमरजेंसी हार्मोन्स के फंक्शन। फियर, फाइट एंड फ्लाइट बचपन से पढ़ते आ रहे, इमरजेंसी सिचुएशन में काम करती है एड्रिनल मेड्यूलरी हार्मोन्स, इमरजेंसी हार्मोन्स। इमरजेंसी सिचुएशन में क्या क्या होता है बेटा, अगर कोई शेर आ जाए तुम्हारे सामने, आंखें फटी की फटी रह जाएंगी बेटा, प्यूपल डायलेशन, नीट आ जाए बेटा, कल को बोल दिया जाए कल ही है तुम्हारा नीट का एग्जाम, क्या होगा बेटा, ब्रीदिंग रेट फास्ट हो जाएगी, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, गूज़बम्प्स आने लगेंगे बेटा, मौत आएगी, ठीक है ना। ये इमरजेंसी सिचुएशन में जितनी भी चीजें होती है वो इमरजेंसी हार्मोन्स कराते हैं। इसके अलावा ये वाले पॉइंट्स तो तुम्हें याद रह जाते हैं बेटा, पसीने छूटने लगेंगे, ये सारे पॉइंट्स याद रहते हैं, ये वाले पॉइंट्स याद नहीं रहते। तो याद रखने के लिए आसान तरीका ये है कि आप देखो अभी आपने ग्लाइकोजन के बेटा
अरे यार ग्लाइकोजन क्यों बोल रही हूँ, ग्लूकागॉन के फंक्शन देखे थे ना, ग्लूकागॉन भी ग्लूकोनियोजेनेसिस कर रहा था, ये भी ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है। इमरजेंसी सिचुएशन में बॉडी को ऐसा लग रहा है कि ग्लूकोज लेवल बढ़ना चाहिए, है ना, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस वो भी कर रहा था, ये भी कर रहा है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस वो भी कर रहा था, ये भी करेगा, लाइपोलाइसिस प्रोटियोलाइसिस ये भी कर रहा था, वो भी करेगा। देखो ये सारे फंक्शन लर्न हो जाएंगे। इट इज एग्जैक्टली सेम लाइक योर ग्लूकागॉन। और अभी मैं कॉर्टिसोल के फंक्शंस बताऊंगी ना, उसमें भी इसको छोड़ के ना आप ये वाले पॉइंट्स कॉमन पढ़ोगे, तो आपको ना कभी मौत नहीं आएगी कि यार मैम कैसे याद रखें उसके और इसके पॉइंट्स। अब बेटा एड्रिनल कॉर्टेक्स के जरा हार्मोन देखो लेयर बाय लेयर। मिनरलोकॉर्टिकॉइड का फंक्शन तो तुम्हें ऑलरेडी पता है, तो 3 हार्मोन्स आपने पढ़े, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड, राइट। मिनरलोकॉर्टिकॉइड जोना ग्लोमेरुलोसा से रिलीज हुआ, फैसिकुलेटर से रिलीज हुआ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, और रेटिकुलरिस से रिलीज हुआ बेटा सेक्स कॉर्टिकॉइड। जब मैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड की बात करती हूँ तो मेजर जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड है वो है एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन को मिनरलोकॉर्टिकॉइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये मिनरल्स की रीएब्जॉर्प्शन करता है, हम पढ़ चुके हैं बेटा, या आपके फिल्टरेट में से डीसीटी पे एक्ट करता है, मिनरल की रीएब्जॉर्प्शन करता है सोडियम, पीछे पीछे पानी भी रीएब्जॉर्ब हो जाता है। एक चीज और याद रखना जो एनसीईआरटी में यहाँ पे दिया हुआ है, एल्डोस्टेरॉन की प्रेजेंस में मिनरल सोडियम की तो रीएब्जॉर्प्शन होती है, बट बेटा पोटेशियम और फॉस्फेट जो होते हैं वो एलिमिनेट भी होते हैं बॉडी में से। ये पोटेशियम और फॉस्फेट का एलिमिनेशन एक्सक्रीशन भी होता है एल्डोस्टेरॉन की प्रेजेंस में, तो हम वही लिखते हैं सोडियम और पानी की रीएब्जॉर्प्शन हो रही है। ब्लड वॉल्यूम ब्लड प्रेशर तो बढ़ेगा ही ना बेटा, क्योंकि पानी रीएब्जॉर्ब हो रहा है ना, तो ब्लड प्रेशर ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा। फॉस्फेट एंड पोटेशियम एलिमिनेट होते हैं बेटा, ये चीज याद रखनी है। और ये वाला पॉइंट तो बेटा हम ऑलरेडी एक्सक्रीशन में करा नहीं है हमने। एल्डोस्टेरॉन किस कंडीशन में रिलीज होता है, जब आपकी जीएफआर कम हो रही थी, अंडर द कंट्रोल ऑफ जेजीए, रास सिस्टम के कंट्रोल में होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड का रिलीज होना, ये पिट्यूटरी के कंट्रोल में नहीं है। आपका रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन मैकेनिज्म काम करता था, जब एंजियोटेंसिन 2 होता था बेटा वही एड्रिनल कॉर्टेक्स पर एक्ट करता था और एल्डोस्टेरॉन को रिलीज करवाता था, ये बात याद रखनी है, ठीक है ना। लेकिन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो कि मेनली होता है आपका कॉर्टिसोल, ये आपके एसीटीएच के कंट्रोल में है। जो आप बोल रहे हो ना नॉर्मल मैकेनिज्म है कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी आपके ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं, तो ये एसीटीएच के कंट्रोल में। अब देखो इसके कुछ कुछ फंक्शंस बिल्कुल ग्लूकागॉन या फिर इमरजेंसी हार्मोन जैसे दिखेंगे। कॉर्टिसोल को ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्यों बोलते हैं, ग्लूको का मतलब ये ग्लूकोज, ठीक है ना। स्ट्रेस में बेटा बहुत ज्यादा कॉर्टिसोल इंक्रीज होता है आपके बॉडी में, ये ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाता है, ब्लड ग्लूकोज को ग्लूकोनियोजेनेसिस से बढ़ाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये भी प्रोटियोलाइसिस करवाता है, लाइपोलाइसिस करवाता है, एग्जैक्टली लाइक बेटा योर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन एग्जैक्टली लाइक योर ग्लूकागॉन। ये बेटा ग्लूकोज को बढ़ा रहा है ना, और प्रोटीन और लाइपोलाइसिस करवा रहा है, प्रोटीन की ब्रेकडाउन और लिपिड्स की ब्रेकडाउन करवा रहा है। ये इनहिबिट करता है, ये सेल्स को बेटा अमीनो एसिड्स को यूटिलाइज नहीं करने दे रहा, क्योंकि अगर अमीनो एसिड्स यूटिलाइज नहीं होने चाहिए, ठीक है ना, तो ये अमीनो एसिड्स की यूटिलाइजेशन को इनहिबिट करता है, ठीक है ना। प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन हुआ, लिपिड्स का ब्रेकडाउन हुआ, ग्लूकोनियोजेनेसिस हुई, और ये इनहिबिट करता है सेल्यूलर अपटेक ऑफ अमीनो एसिड्स को। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि थायराइड हार्मोन्स, कॉर्टिसोल, इराइथ्रोपोइटिन एंड टेस्टोस्टेरोन, ये इराइथ्रोपोइसिस करवाते हैं, तो ये भी इराइथ्रोपोइसिस करवाएगा। कॉर्टिसोल को सर्जरी के दौरान बेटा इम्यूनोसप्रेसेंट की तरह भी यूज किया जाता है, क्योंकि ये इराइथ्रोपोइसिस तो करवा रहे हैं, आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, बट ये डब्ल्यूबीसी की एक्टिविटी को सप्रेस करते हैं, तो इट्स अ वेरी गुड बेटा इम्यूनोसप्रेसेंट, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में यूज किया जाता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेशन में डब्ल्यूबीसी की एक्टिविटी बढ़ी हुई होती है, तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है क्योंकि डब्ल्यूबीसी की एक्टिविटी को घटा रहा है। And it also beta maintains overall cardiovascular activity and kidney function. एग्जैक्ट रोल आपको जानने की जरूरत नहीं, उतनी डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं है कि कैसे कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी और किडनी फंक्शन रेगुलेट हुए। कुछ पॉइंट्स आप बेटा मेमोराइज भी कर सकते हो। तो क्या किया इसने, ग्लूकोनियोजेनेसिस, प्रोटियोलाइसिस, लाइपोलाइसिस, इनहिबिट द सेल्यूलर अपटेक ऑफ अमीनो एसिड्स। इसने बेटा आपके कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी, किडनी फंक्शन को रेगुलेट किया, इसने इराइथ्रोपोइसिस करवाई, इसने बेटा डब्ल्यूबीसी की एक्टिविटी को बेटा सप्रेस किया। सो एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड इम्यूनोसप्रेसेंट्स की तरह काम कर रहा है। जब आप बात करते हो बेटा सेक्स कॉर्टिकॉइड कहां से प्रोड्यूस हुए आपके बेटा रेटिकुलरिस से। जब हम सेक्स हार्मोन सोचते हैं तो हमारे दिमाग में बेटा एंड्रोजन्स और ईस्ट्रोजन ही आता है, तो ये भी बेटा बॉडी के अंदर ईस्ट्रोजन और एक एंड्रोजन का फॉर्म होता है DHEA, डाईहाइड्रोएपी एंड्रोस्टेरॉन, इसका प्रोडक्शन करती है। अब बेटा
इससे ये पता चलता है कि एक मेल की बॉडी के अंदर भी ईस्ट्रोजन है और एक फीमेल की बॉडी के अंदर एंड्रोजन है, क्योंकि हम सबके पास किडनीज है, एड्रिनल ग्लैंड है। अगर एड्रिनल ग्लैंड है तो अपने पास बेटा सेक्स कॉर्टिकॉइड होगा, बट अपने बॉडी के अंदर ये बैलेंस्ड होता है। किसी भी फीमेल या मेल की बॉडी के अंदर ये बैलेंस्ड होता है। अगर ये ऊपर नीचे हो गया तब तो बेटा दिक्कत होगी, है ना। तो ईस्ट्रोजन है और एंड्रोजन है ना। तो ईस्ट्रोजन बेटा और एंड्रोजेंस का एक फॉर्म डाईहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरॉन, ये दोनों बेटा सेक्स कॉर्टिकॉइड्स होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं आपके रेटिकुलरिस से। ये बेटा क्या करेंगे, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को रेगुलेट करेंगे। बॉडी के ऊपर हेयर आना, प्यूबिक हेयर आना, आर्मपिट में हेयर आना, एक्सिलरी हेयर, प्यूबिक हेयर, वॉइस, पिच ऑफ वॉइस, जो यूजुअली आप सेक्स हार्मोन्स में देखते हो, ये सारे बेटा उसे कंट्रोल करता है, ये सारी चीजों को कंट्रोल करता है। एंड इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ACTH, जस्ट लाइक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। सिर्फ मिनरलोकॉर्टिकॉइड होता है जो रास मैकेनिज्म के कंट्रोल में होता है। इसमें एक ही डिसऑर्डर दिया हुआ है, इसमें से क्वेश्चन भी आ सकता है, दैट इज एडिसन्स डिजीज। एडिसन्स डिजीज बेटा होती है हाइपोसिक्रीशन अगर कॉर्टिसोल की मेनली हो जाए, मेनली कॉर्टिसोल का हाइपोसिक्रीशन अलोंग विद मिनरलोकॉर्टिकॉइड, मतलब आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड में प्रॉब्लम है। अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड या मिनरलोकॉर्टिकॉइड में प्रॉब्लम है तो एनसीईआरटी कहती है कि वीकनेस आ जाती है, थकान होती है, फिटीग होता है। ऑब्वियसली बेटा ये चीजें तो होगी ना। क्यों होगी बेटा ये चीज, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही है, पानी की कमी हो रही है, ग्लूकोज बेटा लेवल डिसरप्ट हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है आपका कॉर्टिसोल, तो ब्लड में ग्लूकोज भी कम हो रहा है, तो थकान तो होगी। इसीलिए वीकनेस और फटीग की कंडीशन होती है, बिकॉज आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी कम हो गया, आपका मिनरलोकॉर्टिकॉइड भी कम हो गया। यही एग्जैक्ट लाइन बेटा आपको याद रखनी है, और ये याद रखना है कि एडिसन्स डिजीज किस ग्लैंड की डिसऑर्डर से रिलेटेड है। तो इट इज एसोसिएटेड विद एड्रिनल ग्लैंड एंड इट इज हाइपोसिक्रीशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है ना, मेनली कॉर्टिसोल अलोंग विद बेटा योर मिनरलोकॉर्टिकॉइड। फिर बात करते हैं अपने गोनाड्स की बेटा। आपके पास मेल्स के पास होते हैं टेस्टिस, फीमेल के पास होती है बेटा ओवरी। दोनों की ओरिजिन होती है बेटा मीजोडर्मल। ये मिक्स्ड ग्लैंड होते हैं ये भी, क्योंकि ये भी बेटा हार्मोन्स भी बनाते हैं। इनके पास एंडोक्राइन पार्ट भी होता है और बेटा इनके पास एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है, जिसके थ्रू गेमीट्स इनके ट्रैवल करते हैं। टेस्टिस की अगर मैं बात करूं बेटा तो ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है, क्योंकि ये बॉडी के बाहर लोकेटेड होता है, और इसका रीजन होता है इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी इन अ पाउच कॉल्ड एज स्क्रोटम। क्योंकि टेस्टिस के अंदर बनते हैं स्पर्म्स, और स्पर्म को बनने के लिए बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस बेटा लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है, जिससे कि स्पर्मेटोजेनेसिस हो पाएगी। दैट इज द रीजन व्हाई इट इज एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। लेकिन जो ओवरी होती है वो इंट्रा एब्डोमिनल होती है, बॉडी के अंदर होती है। लेकिन टेस्टिस और ओवरी दोनों ही बेटा होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, क्योंकि दोनों में ही बेटा गैमीट बनते हैं। इसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होती है जिससे स्पर्म बनता है, जिसकी वजह से इसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोला। ओवरी के अंदर बेटा एग बनता है, जिसकी वजह से उसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोला। इसको एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोला, क्योंकि बेटा ये हार्मोन्स बनाता है, मेनली एंड्रोजेंस। एंड्रोजन बड़ा कैटेगरी है, जैसे बायोलॉजी बड़ा है ना, बिग कैटेगरी है। बायोलॉजी में बॉटनी एंड जूलॉजी आ रहा है, वैसे एंड्रोजेंस भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, लेकिन मेन जो एंड्रोजन होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन। जितने भी मेल्स के अंदर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स दिखती है वो दिखती है एंड्रोजेंस की वजह से। एनसीईआरटी ने कुछ कुछ सेल्स का नाम दिया हुआ है, जिस कारण से बेटा मैंने एक सेक्शन बनाया हुआ है कि जब आप मेल्स में टेस्टिस को देखते हैं ना, तो टेस्टिस के अंदर के सेक्शन में आपको कुछ स्ट्रक्चर्स, कॉइल स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं, जिन्हें बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में एक्चुअल में बेटा स्पर्म्स बनते हैं। जब मैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का सेक्शन देखती हूँ ना बेटा, क्रॉस सेक्शन, तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है जिनके अंदर स्पर्म बनेगा। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर का ये जो स्पेस होता है ना, इसे बोलते हैं बेटा इंटरस्टिशियल स्पेस। इस इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर होते हैं ये वाले सेल्स, जिन्हें बोला जाता है इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लेडिग सेल्स। अभी हमने पढ़ा भी था ना बेटा कि ये इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिग सेल्स बेटा वो सेल्स होते हैं जिनके अंदर, जिसके ऊपर बेटा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन काम करता है, और जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इन पर काम करता है तो ये बनाते हैं एंड्रोजेंस। क्वेश्चन पूछते हैं बेटा कि एंड्रोजन एग्जैक्टली कहां से रिलीज हुआ, एंड्रोजन सिक्रीट करने वाले सेल्स कौन से हैं, तो इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, ठीक है ना। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या होते हैं बेटा, उनके अंदर एक्चुअल में स्पर्म्स बनते हैं। अब मैं अगर मेल्स में जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स है उनकी बात करूं तो वो सब एंड्रोजन की मदद से हो रहे हैं। मेल के जितनी भी बिहेवियर है, ऑफ कोर्स सबसे पहला पॉइंट वो बेटा जो मैंने आपको याद करवाया, इराइथ्रोपोइसिस। इसके अलावा बेटा ये प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट एनाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। मेल लाइक बॉडी, मसल डेवलपमेंट, मैस्कुलाइजेशन एंड्रोजन की वजह से, अग्रेसिवनेस बेटा एंड्रोजन्स की वजह से। बुल्स जो होती हैं बहुत अग्रेसिव होती हैं, तो उनमें कैस्ट्रेशन कर दी जाती है, मतलब टेस्टिस का रिमूवल कर दिया जाता है ताकि एंड्रोजन्स ना हो।
और बुल्स आर कन्वर्टेड इनटू बुलॉक, जिनसे फिर बेटा खेत जुताया जाता है, मतलब कि काम करवाया जा सकता है, समझ रहे हो ना। तो अग्रेसिवनेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। मेल्स का जो लो पिच वॉइस है वो भी इसके वजह से है। जो बेटा मेल में जितनी भी आपको एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड्स दिखती है ना, जैसे वास डिफरेंस, एपिडिडाइमिस, ग्लैंड्स है बेटा, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल, उन सब की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी बेटा ये हेल्प करता है, ठीक है ना। मेल में जो सेक्सुअल बिहेवियर है, सेक्सुअल बिहेवियर को लिबिडो बोला जाता है बेटा, सेक्सुअल बिहेवियर के लिए एक टर्म यूज की जाती है लिबिडो। तो मेल सेक्सुअल बिहेवियर कंट्रोल होता है एंड्रोजन से, फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर कंट्रोल होती है ईस्ट्रोजन से। मेल्स में जो आपको हेयर पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है, मेल ज्यादा हेयरी होते हैं फीमेल्स के कंपैरिजन में, बियर्ड है, मुस्टैच है, हेयर पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो कंट्रोल्ड बाय एंड्रोजन। सो ऑल द मेल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड्रोजन और फीमेल की कैरेक्टरिस्टिक्स फीमेल की हार्मोन। अब देखो ओवरी की अगर मैं बात करूं, ये भी मेसोडर्मल है, ये भी वन पेयर है, बस टेस्टिस जो थे एक्स्ट्रा एब्डोमिनल थे, ओवरी जो होती है इंट्रा एब्डोमिनल होती है, विद इन द एब्डोमिनल कैविटी। ओवरी भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है क्योंकि इसमें गेमीट बन रहा है, ओवा फॉर्मेशन हो रहा है, और ये भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है क्योंकि इसमें हॉर्मोन्स बन रहे हैं। सॉरी, ये भी एंडोक्राइन ग्लैंड है क्योंकि इसमें हॉर्मोन्स बन रहे हैं। उसमें था एंड्रोजन, इसमें मेनली हम दो हॉर्मोन्स की बात करते हैं बेटा, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। इनके फंक्शन जरा देखते हैं बेटा। अच्छा, ओवरी के अंदर होते क्या है, अच्छा ये चीज को समझो, ओवरी के अंदर होते क्या है, अभी मैंने आपको डायग्राम से बताया भी था ना। ओवरी के अंदर होते क्या है बेटा, ओवरी के अंदर होते हैं इस तरीके के मैम, डेवलपिंग फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, और इन्हीं फॉलिकल्स के अंदर आपका डेवलपिंग ओवा होता है, एग होता है। इनकी ग्रोथ किसने करवाई थी बेटा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने। और इस ग्राफियन फॉलिकल को तोड़ा किसने था, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने, जिसकी वजह से आपकी एक बॉडी बनती है कॉर्पस ल्यूटियम, और ओव्यूलेशन हो जाता है बच्चों, याद आ रहा है। हम कह रहे हैं कि यार फॉलिकल्स होती है ओवरी के अंदर, जिसके अंदर डेवलपिंग oocyte या एग होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ग्राफियन फॉलिकल। यही फॉलिकल्स जो है ना बेटा, इन फॉलिकल्स के सेल्स ही बनाते हैं ईस्ट्रोजन। जैसे लेडिक सेल्स ने बनाया एंड्रोजन्स, वैसे ही इन फॉलिकल्स ने बनाया बेटा ईस्ट्रोजन। जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है, मतलब टूटता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की प्रेजेंस में, तो जो बॉडी बनी बेटा, उसे मैंने कॉर्पस ल्यूटियम बोला ना, ये कॉर्पस ल्यूटियम भी हार्मोन बनाता है, मेनली बनाता है प्रोजेस्टेरॉन, और कुछ अमाउंट में बेटा बनाता है ईस्ट्रोजन, ठीक है ना। तो आपसे पूछते हैं कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कहां से बनते हैं, तो कॉर्पस ल्यूटियम से भी ईस्ट्रोजन बनता है, बट बहुत कम मात्रा में, वो मेनली प्रोजेस्टेरॉन बनाता है। यार बहुत ठंडा हो गया है। और जो आपकी फॉलिकल्स है ना बेटा, वो बनाती है मेनली ईस्ट्रोजन। अब फंक्शंस देखते हैं बेटा इसके, ठीक है ना। तो फंक्शंस ऑफ ईस्ट्रोजन, फीमेल में जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीमेल की हाई पिच ऑफ वॉइस, वो ईस्ट्रोजन कंट्रोल कर रहा है। फीमेल में जो oogenesis हो रही है, वो ईस्ट्रोजन कंट्रोल कर रहा है। मेल में जो स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है, वो टेस्टोस्टेरोन की मदद से कंट्रोल हो रहा है। फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट होती है, वो भी बेटा ईस्ट्रोजन की मदद से हो रहा है ना। हमने लिखा हुआ इट फॉर्म्स द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। तो हर महीने जो पीरियड्स होते हैं, जो बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उसमें ना फीमेल की जो यूट्रस के अंदर वाली वॉल होती है, एंडोमेट्रियम, हर महीने बनती है, हर महीने बेटा टूट जाती है, ब्लीडिंग हो जाती है अगर प्रेगनेंसी नहीं होती। तो इस एंडोमेट्रियम को बनाने का काम भी बेटा कौन करती है, एंडोमेट्रियम को बनाने का काम करती है आपकी ईस्ट्रोजन, ठीक है ना। मैमरी ग्लैंड की ग्रोथ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, दो टाइम पे मैमरी ग्लैंड की ग्रोथ होती है, एक प्रेगनेंसी के टाइम पे और एक बेटा प्यूबर्टी के टाइम पे। तो प्यूबर्टी के टाइम पे जो मैमरी ग्लैंड की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुई, दैट इज विद द हेल्प ऑफ बेटा ईस्ट्रोजन, ठीक है ना। जैसे कि मेल्स में बेटा आपकी क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स को की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराने का काम टेस्टोस्टेरोन का होता है, एंड्रोजन्स का होता है। वैसे फीमेल में बेटा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स जैसे कि फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजाइना, इन सब की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराने का काम ईस्ट्रोजन का होता है। आप कंपेयर करो ना बेटा, है ना। तो आपकी मैमरी ग्लैंड की ग्रोथ प्यूबर्टी के टाइम पे ईस्ट्रोजन की मदद से हुई। ओवरऑल बेटा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ। मेल सेक्सुअल बिहेवियर एंड्रोजन कंट्रोल कर रहा था, फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर बेटा ईस्ट्रोजन कंट्रोल करता है। मेल में जो हेयर पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिस टाइप की बेटा हेयर की ग्रोथ और डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वो एंड्रोजन कंट्रोल कर रहा था। फीमेल में हेयर पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशन बेटा ईस्ट्रोजन कंट्रोल कर रही है। फीमेल की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मेनली दिखती है, दैट इज ईस्ट्रोजन, और मेल में जो दिखता है दैट इज एंड्रोजन, ठीक है ना। इसके अलावा प्रोजेस्टेरॉन का क्या काम है बेटा, प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन बोला जाता है। जब भी किसी फीमेल में प्रेगनेंसी होती है ना, तो आपने जो अभी एंडोमेट्रियम की लेयर बोली ना, जो ईस्ट्रोजन बना रहा था, इस एंडोमेट्रियम की फॉर्मेशन को बनाए रखने की जरूरत होती है जब प्रेगनेंसी होती है, ठीक है ना। इसको बनाए रखने की जरूरत होती है जब प्रेगनेंसी होती है। बनाए रखने का काम कौन करता है, प्रोजेस्टेरॉन। इट मेंटेन्स द एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हेंस इट सपोर्ट्स बेटा, इट सपोर्ट्स इट, मतलब इट सपोर्ट्स प्रेगनेंसी।
उसी पे जाके बेटा आपका एम्ब्रियो जो है, आपका ब्लास्ट्यूला जो है, ब्लास्टोसिस्ट जाके चिपकता है, ठीक है ना। तो इट सपोर्ट्स प्रेगनेंसी, क्योंकि वहां जाके बेटा आपका एम्ब्रियो चिपकता है, उसको मेंटेन करता है एंडोमेट्रियम को। ये बेटा एल्वियोलाई की फॉर्मेशन भी प्रमोट करती है इन मैमरी ग्लैंड फॉर मिल्क सिंथेसिस एंड मिल्क स्टोरेज। जब आप मैमरी ग्लैंड पढ़ते हैं तो मैमरी ग्लैंड में बेटा, ये मैमरी ग्लैंड का एक सेक्शन दिखाया हुआ है, कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये लंग्स वाले एल्वियोलाई नहीं है। मैमरी ग्लैंड में कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें मैमरी एल्वियोलाई बोला जाता है, जिन्हें मैमरी एल्वियोलाई बोला जाता है, जो ये बने हुए ना, इन एल्वियोलाई की फॉर्मेशन को प्रमोट करता है बेटा, जिनके अंदर मिल्क सिंथेसिस होती है, प्रोलैक्टिन की मदद से मिल्क सिंथेसिस होती है और मिल्क स्टोर भी होता है यहाँ पे, ठीक है ना। So it promotes the secretion, it promotes the formation of the alveoli for milk synthesis and milk storage। वही स्ट्रक्चर्स होते हैं जहां मिल्क सिंथेसिस हो रही है, मिल्क स्टोरेज हो रही है। दिस इज बेटा प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है ना। अब आप ग्लैंड्स तो पढ़ चुके हैं मैम, ठीक है ना। मेजर जो आपके ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, वो आप पढ़ चुके हैं, लेकिन मैम कुछ और भी हॉर्मोन्स होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं अदर दैन योर दीज एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो आपके जीआई ट्रैक्ट के हॉर्मोन्स होते हैं, जो आपके हार्ट के हॉर्मोन्स होते हैं, जो आपके बेटा किडनी के हॉर्मोन्स होते हैं। हार्ट का हार्मोन आप पढ़ चुके हो बेटा, एएनएफ, एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर, जिसके बारे में आप रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन में पढ़ चुके हो कि ये रास मैकेनिज्म को इनहिबिट करता है। ये इकलौता ऐसा फैक्टर था जो आपके इंक्रीज्ड जीएफआर के रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस हुआ था, इकलौता ऐसा फैक्टर था जो वेजो डायलेशन कर रहा था। इंक्रीज जीएफआर में प्रोड्यूस होता है, मतलब ये जीएफआर को कम करता है, ये ब्लड प्रेशर को कम करता है, और ये ब्लड वेजल्स की वो करता है, डायलेशन करता है, ब्लड वॉल्यूम को भी कम करता है, ठीक है ना। ये इकलौता ऐसा फैक्टर था ना जो इंक्रीज जीएफआर में प्रोड्यूस हुआ। जब ब्लड वॉल्यूम ऑलरेडी ज्यादा है, ब्लड में पानी ऑलरेडी ज्यादा है, ब्लड का प्रेशर ऑलरेडी ज्यादा है, तो जब ये काम करेगा तो क्या करेगा, ब्लड वॉल्यूम को कम करेगा, ब्लड प्रेशर को कम करेगा, जीएफआर को कम करेगा, ठीक है ना। दूसरा हम पढ़ते हैं किडनी। किडनी में होते हैं जेजी सेल्स। जेजी सेल्स बनाते हैं एक हार्मोन रेनिन, सिंगल एन वाला रेनिन। फंक्शन आप ऑलरेडी जानते हो, रास मैकेनिज्म में आपने पढ़ा हुआ है बेटा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं बोलते हुए आ रही थी स्टार्टिंग से, इराइथ्रोपोइटिन, जो इराइथ्रोपोइसिस करवाता है। तो कॉर्टिसोल ने इराइथ्रोपोइसिस करवाया, थायराइड हार्मोन ने इराइथ्रोपोइसिस करवाया, टेस्टोस्टेरोन ने इराइथ्रोपोइसिस करवाया, और बेटा किसने करवाया, आपके किडनी जेजी सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस हुए इराइथ्रोपोइटिन ने। जीआई ट्रैक्ट, आपके गट एरिया में भी डिफरेंट बेटा पार्ट्स पे डिफ्यूज्ड कुछ टिश्यूज होते हैं, कुछ एंडोक्राइन सेल्स होते हैं जो डिफरेंट हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे गैस्ट्रिन, सिक्रिटिन, सीसीकेपीजेड, कोलेसिस्टोकाइनिन, पैंक्रियोजाइमिन, और चौथा एंटेरोगैस्टेरॉन। पहले तो मैं आपको एक टेबल दिखा देती हूँ, ठीक है ना। मैं डायग्राम से समझाती हूँ और मैं टेबल से भी समझाती हूँ। तो ये मेडिजी का बेटा एक टेबल है, पहले मेडिजी का टेबल ही देख लो, फिर मैं बेटा आपको इसको डायग्राम में दिखाऊंगी। तो 4 हार्मोन्स आप पढ़ते हो जो आपके जीआई ट्रैक्ट में डिफरेंट प्लेसेस पे लोकेटेड है। गैस्ट्रिन, एंटेरोगैस्टेरॉन, जीआईपी, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, एंड सिक्रिटिन, एंड सीसीकेपीजेड, कोलेसिस्टोकाइनिन, पैंक्रियोजाइमिन। क्या क्या पता होना चाहिए आपको इनके बारे में? आपको ये पता होना चाहिए बेटा ये कहां से रिलीज हुए, ये कहां पे एक्ट करते हैं, और इनका क्या फंक्शन होता है। तो जिसका नाम बेटा गैस्ट्रिन है, गैस्ट्रिन का मतलब ही होता है स्टमक, गैस्ट्रो मतलब स्टमक, ये स्टमक से ही प्रोड्यूस होते हैं, स्टमक पर ही एक्ट करते हैं। और स्टमक से क्या कहते हैं, स्टमक का क्या काम है, गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करना। गैस्ट्रिक जूस में एसिड होता है, पेप्सिनोजन एंजाइम्स होते हैं, तो ये क्या कहता है, इट प्रमोट्स द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, जिसमें पेप्सिनोजन है, HCl है, एंड इट प्रमोट्स बेटा गैस्ट्रिक मोटिलिटी, गैस्ट्रिक मूवमेंट, जो डाइजेशन में हेल्प कर रही है ना, स्टमक की मूवमेंट होती है, चर्निंग मूवमेंट, ये उस चीज को भी बेटा क्या करता है, प्रमोट करता है। मेरी बात समझ में आ गई। सो ये प्रोड्यूस भी स्टमक से हुआ, टारगेट भी स्टमक है इसका। ये स्टमक को कह रहे हैं गैस्ट्रिक जूस बनाओ, HCl रिलीज करो, एंजाइम रिलीज करो और गैस्ट्रिक मूवमेंट करो। दूसरा हार्मोन एंटेरोगैस्टेरॉन, जिसे गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड बोलते हैं। देखो इसके नाम से इसका फंक्शन समझ में आना चाहिए। अब देखो ये बाकी तीनों हार्मोन्स के सोर्स आपका स्मॉल इंटेस्टाइन ही है, ड्यूडेनम, ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब ड्यूडेनम ही है, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन ही है। इन तीनों का जो सोर्स है जहां से रिलीज होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब देखो ना यार, इसके नाम में आया एंटेरो, एंटेरो का मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन से प्रोड्यूस हुआ, गैस्टेरॉन मतलब स्टमक पर एक्ट किया, इसीलिए इसका नाम है एंटेरोगैस्ट्रॉन, टारगेट इसका स्टमक है। और देखो इसका दूसरा नाम इसके फंक्शन को बता रहा है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। गैस्ट्रिन ने कहा कि गैस्ट्रिक जूस को बनाओ, गैस्ट्रिक मोटिलिटी को बढ़ाओ, और एंटेरोगैस्टेरॉन या गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड कह रहा है इस चीज को इनहिबिट कर दो, इनहिबिट्स द गैस्ट्रिक सिक्रीशन, इनहिबिट्स द गैस्ट्रिक मोटिलिटी, उसकी मूवमेंट, उसकी मोटिलिटी को कम कर दो और सिक्रीशन को बंद कर दो। इसीलिए तो इसको GIP, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड भी बोलते हैं।
सिक्रेटिन और CCK-PZ, देखो दोनों का सोर्स स्मॉल इंटेस्टाइन है। सिक्रेटिन के 3 टारगेट होते हैं, ये पैंक्रियास को भी इन्फॉर्म कर सकता है, ये लिवर को भी इन्फॉर्म कर सकता है, ये स्टमक को भी इन्फॉर्म कर सकता है। स्टमक पे जो इसका इंपैक्ट होता है ना बेटा, वो बिल्कुल GIP जैसा होता है। GIP क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है गैस्ट्रिक सिक्रीशन, गैस्ट्रिक मोटिलिटी, ये भी सेम वही चीज कर रहा है, तो इसको तो याद करने में कोई तकलीफ नहीं है बेटा। पैंक्रियाज और लिवर पर ये एक्ट करके क्या कर सकते हैं, इसका नाम क्या है, सिक्रेटिन। सिर्फ एक ही फंक्शन को इनहिबिट कर रहा है, बाकी सारे काम सिक्रेटिन के नाम के अनुसार है। देखो ना, इसका नाम है सिक्रेटिन, सिक्रीशन को प्रमोट कराएगा। लिवर क्या करता है बेटा, बाइल बनाता है, ये लिवर पर एक्ट करके उसके सिक्रीशन को प्रमोट करेगा। इट प्रमोट्स द सिक्रीशन ऑफ बाइल, लिवर पर एक्ट करके उससे उसके काम को प्रमोट करवा रहा है। पैंक्रियास पर ये एक्ट कर रहा है, तो ये पैंक्रियास को कह रहा है कि तुम पैंक्रियाटिक जूस में बाइकार्बोनेट्स रिलीज कर दो। तो बाइकार्बोनेट्स या वाटर का जो रिलीज होता है पैंक्रियाटिक जूस में, ये होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सिक्रेटिन। तो सिक्रेटिन के तीनों टारगेट्स के फंक्शन समझ में आ गए। क्योंकि बेटा जो अगला हार्मोन है कोलेसिस्टोकाइनिन पैंक्रियोजाइमिन, इसका भी एक टारगेट पैंक्रियाज होता है, तो बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि सिक्रेटिन पैंक्रियाज से क्या रिलीज करवाएगा और CCK-PZ पैंक्रियाज से क्या रिलीज करवाएगा, लेकिन ये कंफ्यूज नहीं होना है, जिसका नाम है पैंक्रियोजाइमिन। जाइम मतलब एंजाइम, ये बेटा पैंक्रियाज पर जब एक्ट करता है तो ये पैंक्रियाटिक एंजाइम्स को रिलीज करवाता है इन द पैंक्रियाटिक जूस। इसके भी टारगेट में पैंक्रियाज था, इसके भी टारगेट में पैंक्रियाज था, तो इसने पैंक्रियाज में बेटा एंजाइम्स रिलीज करवाई, क्योंकि इसका नाम क्या था, पैंक्रियोजाइमिन। और इसने पैंक्रियाटिक जूस में क्या रिलीज करवाया बेटा, बाइकार्बोनेट एंड वाटर। इसका दूसरा टारगेट होता है गॉल ब्लैडर। कॉले का मतलब ही होता है बाइल, सिस्टिक डक्ट होती है आपके बेटा गॉल ब्लैडर की। तो जब हम बेटा डाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ाते थे ना, तो बच्चों को सारी चीजें ये पता होती थी, है ना। अभी क्योंकि आप डाइजेशन वाला चैप्टर नहीं पढ़ते हो, तो आपको ये टर्म्स फेमिलियर नहीं है, कोलेसिस्टो। अदरवाइज अगर आपको ये टर्म्स पता होते तो आपको इनके सोर्स, इनका टारगेट, इनका फंक्शन समझने में कंपैरेटिवली इजी होता, इसलिए मैं साथ के साथ बताती भी हूं। तो जब इसने गॉल ब्लैडर पर एक्ट किया तो उसको स्क्वीज कर दिया, उसको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया कि बाइल जूस रिलीज कर दो, सिंपल। और ये टेबल आप एज इट इज बेटा इतना याद कर लो, कोई क्वेश्चन इसमें से नहीं छूटेगा। ये मेडिजी का स्क्रीनशॉट है ना, और ये मैंने एक डायग्राम के थ्रू उस चीज को समझाया। गैस्ट्रिन रिलीज हुआ स्टमक पर, टारगेट है स्टमक, प्रमोट्स द गैस्ट्रिक जूस एंड गैस्ट्रिक मोटिलिटी। स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज हुआ एंटेरोगैस्ट्रॉन, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ये टारगेट करेगा स्टमक पर, इनहिबिट करेगा गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक मोटिलिटी, इसलिए GIP बोला। तीसरा हार्मोन सिक्रेटिन, सिक्रेटिन बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन से प्रोड्यूस हुआ, पैंक्रियास पर एक्ट किया, तो इसने बाइकार्बोनेट के सिक्रीशन को प्रमोट किया। इसने बेटा स्टमक पर एक्ट किया, बिल्कुल GIP जैसा काम किया, इनहिबिट गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक मोटिलिटी। और तीसरा टारगेट मैम इस सिक्रेटिन का होता है लिवर, ये लिवर पर एक्ट करके कहता है कि तुम बाइल जूस और ज्यादा बनाओ। कोलेसिस्टोकाइनिन पैंक्रियोजाइमिन CCK-PZ, ये रिलीज हुआ बेटा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से, इसका टारगेट था एक पैंक्रियाज। पैंक्रियाज में एंजाइम्स, पैंक्रियाटिक जूस में एंजाइम रिलीज करवा रहा है, और बेटा गॉल ब्लैडर पर एक्ट करके बाइल को रिलीज करवा रहा है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करके उसको पिचका के बाइल को बाहर रिलीज करवा रहा है। दैट्स इट, कितना इजी, ठीक है ना। तो ये अदर हार्मोन्स भी आपने पढ़ लिए बेटा। अब बेटा नेचर ऑफ हार्मोन्स, हमने फर्स्ट जो टॉपिक पढ़ा उसमें हमने ये कहा, एक सेकंड देना बेटा, उसमें हमने कहा हार्मोन्स एक्ट करते हैं एज इंटरसेल्यूलर मैसेंजर्स बाय बाइंडिंग विद द रिसेप्टर्स। हार्मोन्स को रिसेप्टर्स चाहिए, तो हार्मोन्स का जो एक्शन होता है, कैसे वो काम करेंगे, आपके एक्शंस आपके नेचर पे डिपेंड करते हैं। तो हार्मोन्स का नेचर क्या है उस पर निर्भर करता है कि वो एक्शन कैसा करेंगे। क्या वो प्रोटीनिशियस है, क्या वो अमीनो एसिड डेरिवेटिव है, क्या वो स्टेरॉइड है, क्या उनका नेचर है, उस पर निर्भर करेगा कि वो एक्शन कैसा करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लास्ट टॉपिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, बहुत इजीली आपको याद हो जाएगा। देखो बेटा, हार्मोन्स का नेचर होता है या तो प्रोटीनिशियस, पेप्टाइड, है ना, प्रोटीन पेप्टाइड सेम थिंग, या तो वो अमीनो एसिड डेरिवेटिव होंगे, मतलब वो डायरेक्ट अमीनो एसिड से बने होंगे, और जब अमीनो एसिड कंबाइन कर जाते हैं तो पॉलीपेप्टाइड बन जाता है, प्रोटीन बन जाता है। तो दिस इज प्रोटीनिशियस, दिस इज अमीनो एसिड डेरिवेटिव, मतलब डायरेक्ट अमीनो एसिड से डिराइव हुए। आयोडीनेटेड हार्मोन तो बेटा दो ही तुम पढ़ते हो, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, जिसमें आयोडीन होता है T3 T4, और स्टेरॉइड।
ठीक है ना। अब ये चीज याद रखो बेटा, जो आयोडीनेटेड हार्मोन्स होंगे और जो स्टेरॉइड हार्मोन्स होंगे ना, ये क्यों इंपॉर्टेंट अभी आगे बताऊंगी। ये लिपिड में सॉल्यूबल होते हैं, आयोडीनेटेड वाले और स्टेरॉइड वाले। जो अमीनो एसिड डेरिवेटिव होते हैं और प्रोटीनिशियस होते हैं, लिपिड इनसॉल्यूबल होते हैं। मैम ये इंफॉर्मेशन क्यों बता रहे हो आप, क्योंकि ये इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझने में आपकी बहुत हेल्प करेगा बेटा, ठीक है ना। अब प्रोटीन, अब याद कैसे करना है किसका नेचर क्या है। देखो बेटा, ये तो आपको इजीली याद हो गया। थायराइड हार्मोन इकलौते ऐसे हार्मोन्स पड़े हैं तुमने जो आयोडीनेटेड हार्मोन होते हैं, जिनमें आयोडीन लगा होता है, ठीक है ना। अमीनो एसिड डेरिवेटिव, बेटा देखो आपने कैटेकोल अमीन पढ़ा ना, अमीन, कैटेकोल अमीन, अमीन का मतलब है अमीनो एसिड डेरिवेटिव। यानी एड्रीनल मेड्यूला के जो हार्मोन्स होते हैं, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, वो अमीनो एसिड डेरिवेटिव होते हैं। तो ये हमने अमीनो एसिड डेरिवेटिव लिखा हुआ है। इसके अलावा एक ही हार्मोन है बेटा जो अमीनो एसिड डेरिवेटिव होता है, दैट इज मेलेटोनिन। याद हो जाएगा ये, है ना आपको। ये देखो, ये तो मैंने अतिरिक्त लिखा हुआ है कि मेलेटोनिन जो होता है ट्रिप्टोफान से डिराइव्ड होता है, और जो एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन होती है वो टायरोसिन से डिराइव्ड होती है। आपको याद रखना है, रखिए, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं। तो ये वाली चीज क्लियर हो गई, ये वाली चीज क्लियर हो गई। अब मैम स्टेरॉइड्स कैसे याद रहेंगे, देखो एड्रीनल मेड्यूला के हार्मोन्स, अमीन नाम था ना कैटेकोलामीन, वो अमीनो एसिड डेरिवेटिव थे। कॉर्टेक्स के हार्मोन देखो क्या थे, कॉर्टिकॉइड, ऑइड मतलब स्टेरॉइड। तो आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स के सारे हार्मोन्स कॉर्टिकॉइड्स, ऑइड्स मतलब स्टेरॉइड्स। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन तो बेटा हमें जेन्युइन ऐसे भी पता होता है कि आपके जो गोनाड्स के हार्मोन होते हैं वो स्टेरॉइड्स होते हैं। ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, इन स्टेरॉइड्स को तो बेटा सोचो ना, आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरोन, सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन को स्पोर्ट्स पर्सन मिसयूज भी करते हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते हैं, ठीक है ना। तो स्टेरॉइड्स ही होते हैं। तो बस याद हो गया, एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स और अपने गोनाड्स के हार्मोन, बाकी जितने हार्मोन्स बचे वो सारे फर्स्ट कैटेगरी में आ जाएंगे। आपके सारे हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स, आपके सारे पिट्यूटरी के हार्मोन्स, पैंक्रियास के हार्मोन, आपका पैराथायरॉइड ग्लैंड के हार्मोन, आपका क्या बोलते हैं थाइमस का हार्मोन, बाकी सारी बची हुई चीजें प्रोटीन में आ गई। हाउ इजी इट इज टू मेमोराइज। अब याद ये रखना है कि मैम जो पहली दो कैटेगरी आपने बताई, प्रोटीनिशियस और अमीनो एसिड डेरिवेटिव, ये लिपिड में इनसॉल्युबल होते हैं, और आयोडीनेटेड और स्टेरॉइड जो होते हैं ना मैम, वो लिपिड में सॉल्युबल होते हैं। इससे क्या समझ में आ रहा है मैम, इससे बेटा ये समझ में आएगा कि आपके हार्मोन्स के दो प्रकार के रिसेप्टर्स होते हैं। एक रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें बोला जाता है मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स या एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर्स, और एक रिसेप्टर्स होते हैं बेटा जिन्हें बोला जाता है साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स, न्यूक्लियर रिसेप्टर्स या इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर्स। मतलब कि मैम कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना बेटा, उसके सरफेस पर ऐसे प्रेजेंट होते हैं, उस मेम्ब्रेन में बाउंड होते हैं, और इनका जो मुंह होता है वो मेम्ब्रेन की बाहर की तरफ होता है। इसे बोला जाता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर्स या मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स। लेकिन कुछ जो इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर्स होते हैं, मतलब कि सेल के अंदर रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन पर नहीं है, या तो साइटोप्लाज्म में होंगे तो साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स होंगे, या तो न्यूक्लियस के अंदर होंगे तो न्यूक्लियर रिसेप्टर्स होंगे। ऐसा क्यों होता है बेटा, चाहे दुनिया में कोई भी हार्मोन हो, चाहे प्रोटीनिशियस हो, चाहे अमीनो एसिड डेरिवेटिव हो, चाहे बेटा स्टेरॉइड हो, आयोडीनेटेड हो, उसको रिसेप्टर तो चाहिए काम करने के लिए। बट अभी मैंने आपको बताया कुछ हार्मोन्स जो प्रोटीनिशियस होते हैं, पेप्टाइड होते हैं या अमीनो एसिड डेरिवेटिव होते हैं, वो लिपिड में इनसॉल्युबल है। अब अगर उनको बेटा काम करना है, सेल को सिग्नल देना है, क्योंकि वो तो मैसेज लेके आए होते हैं, कोई ना कोई मैसेज लेके आए होते हैं। जैसे बेटा आपका इंसुलिन मैसेज लेके आया है कि ब्लड ग्लूकोज को कम कर दो, ग्लूकागॉन मैसेज लेके आया है कि ब्लड ग्लूकोज को बढ़ा दो, है ना कोई मैसेज लेके आए हैं, ठीक है ना। तो हम कह रहे हैं कि यार इनको अगर मैसेज सेल को देना है तो इनको रिसेप्टर से बाइंड करना पड़ेगा। अब भाई जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस ही नहीं कर सकता, जो लिपिड में सॉल्यूबल ही नहीं है, जो लिपिड इनसॉल्यूबल है, यानी पहले दो कैटेगरी के हार्मोन्स, उनको कैसे रिसेप्टर्स चाहिए होते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर्स। उनके लिए समाधान है एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर्स, वो उससे बाइंड करके रिस्पॉन्स कर सकते हैं। लेकिन बेटा जो लिपिड में सॉल्यूबल है, यानी थर्ड और फोर्थ कैटेगरी वाले आयोडीनेटेड और स्टेरॉइड्स, उनको तो उनके मजे हैं बेटा, वो तो लिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती है। मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्यों क्रॉस कर सकती है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर है, जो लिपिड में सॉल्यूबल होगी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगी। यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पे भी तो लिपिड की बनी हुई है ना, लिपिड बाइलेयर, यहां बेटा वो लिपिड में सॉल्युबल नहीं है, क्रॉस नहीं कर सकती, बट उसका सोल्यूशन है एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर, या वो क्रॉस कर सकते हैं। तो इनके लिए होते हैं इंट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर्स, और एनसीईआरटी ने बेटा सिर्फ न्यूक्लियर रिसेप्टर्स की बात की है। हम सबसे पहले बेटा पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर या मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। अब जैसे कि मैंने कहा, कोई भी हार्मोन है वो मैसेज लेके कोई ना कोई आया होता है। अब मैं बात कर रही हूं ऐसे हार्मोन की जो जैसे ग्लूकागॉन ले लिया मैंने,
ग्लूकागॉन किसका हार्मोन है बेटा? पैंक्रियास का। आप देखो वो प्रोटीन वाला ही होता है। एफएसएच किसका हार्मोन है? पिट्यूटरी का, वो भी प्रोटीनिशियस ही होता है। तो इसके लिए एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर है। तो मैंने कहा ये बाइंड करेगा बेटा रिसेप्टर से। ये प्राइमरी मैसेंजर है। प्राइमरी मैसेंजर का यूजेज हम बेटा इस एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर के केस में ही करते हैं। देखो ये प्राइमरी मैसेंजर है, मेन इंफॉर्मेशन इसी के पास है। अब ये बेचारा बेटा हेल्पलेस है, क्योंकि ना ये डायरेक्टली इंफॉर्मेशन को सेल के अंदर नहीं लेके जा पा रहा। इसके पास इंफॉर्मेशन तो है, बट ये बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस ही नहीं कर पा रहा। तो अब अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेगा तो सेल के अंदर इंफॉर्मेशन को भेजेगा कैसे? अब कैसे भेजता है देखो, ये प्राइमरी मैसेंजर आपके एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर से बाइंड जैसे ही करता है तो सेल के अंदर एक सेकेंडरी मैसेंजर प्रोड्यूस होता है। ये सेकेंडरी मैसेंजर इसका हेल्पर होता है जो इसकी इंफॉर्मेशन को आगे लेके जाएगा। मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था क्लास में कि यार मान लो कि घर में दो बहनें हैं। एक बहन की बात ना पापा बहुत जल्दी मान जाते हैं, एक की बात उतनी जल्दी नहीं मानते। तो जिसकी बात नहीं मानते ना बेटा, मान लो उसको कोई काम करवाना है, तो उसके वो प्राइमरी मैसेंजर, उसके पास इंफॉर्मेशन है, बट वो डायरेक्ट पापा को इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रही है, तो वो सेकेंडरी मैसेंजर का इस्तेमाल करेगी, जो कि होगी उसकी छोटी बहन। छोटी बहन की बात पापा जल्दी मान लेते हैं। अब सारे बच्चे रिलेट कर पाएंगे, हाँ मैम सही बोल रहे हो ये बात। तो इंफॉर्मेशन तो उसी की है बेटा, बात उसी की है, बट कह कौन रहा है? आपकी छोटी बहन, ठीक है ना, वो सेकेंडरी मैसेंजर है। तो ऐसे कुछ सेकेंडरी मैसेंजर सेल के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। बहुत सारे सेकेंडरी मैसेंजर्स होते हैं, जैसे साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, कैल्शियम, IP3 इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट। इस तरीके के कुछ सेकेंडरी मैसेंजर्स प्रोड्यूस होते हैं ओनली इन केस ऑफ बेटा मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स, ठीक है ना। ये सेकेंडरी मैसेंजर्स बेटा काफी सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस, बायोकेमिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। मतलब कि बेटा ए को बी में कन्वर्ट किया, फिर बी को सी में कन्वर्ट किया, सी को डी में कन्वर्ट किया, ऐसे कुछ बायोकेमिकल रिस्पॉन्सेस होते हैं। मतलब कुछ कैस्केड ऑफ रिएक्शंस होती है सेल के अंदर। हर एक हार्मोन के लिए अलग अलग होती है, आपको उतने डिटेल में नहीं जाना। और इसी बायोकेमिकल रिस्पॉन्स, जब ऐसी रिएक्शंस बेटा सेल के अंदर कैटलाइज्ड होती है, तो आपका जो एक्चुअल रिस्पॉन्स होना है, जो चेंज आपको दिखेगा, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, वो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होगा। जैसे बेटा ग्लूकागॉन क्या रिस्पॉन्स करवाएगा? वो ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन करवाएगा, प्रोटीन की ब्रेकडाउन करवाएगा, लिपिड की ब्रेकडाउन करवाएगा। समझ रहे हो बेटा? तो एज पर देयर नेचर जो उनका काम है वो उस काम को करवा देंगे सेल के अंदर। लेकिन जो आपके बेटा लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं, उनको इतना नाटक करने की जरूरत नहीं है बेटा, वो तो डायरेक्ट काम करवा सकते हैं। तो जो लिपिड में सॉल्युबल है, जैसे कि बेटा ईस्ट्रोजन स्टेरॉइड है ना, ये मैसेंजर डायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस आपको याद रखनी है, ठीक है ना। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जाएगा। तो मैंने दिखाया हुआ है कि आपके न्यूक्लियस के अंदर रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, न्यूक्लियर रिसेप्टर। फिर ये जाके अपने न्यूक्लियर रिसेप्टर से बाइंड करता है बेटा, ठीक है ना। जैसे ये अपने न्यूक्लियर रिसेप्टर से बाइंड करता है तो ये एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसे बोलते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बेटा जाके डीएनए पे बाइंड करता है, जो न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है। इसके पास बेटा इस हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स की बाइंडिंग साइट से जाके बेटा अपने डीएनए से बाइंड करेगा, जीन से बाइंड करेगा। अब जीन से बाइंड करेगा मतलब उस स्पेसिफिक डीएनए से, उस स्पेसिफिक पार्ट की बेटा डीएनए से आरएनए बनवाएगा, ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा। आरएनए से बेटा आगे जाके क्या बनेगा? ट्रांसलेशन होगा, तो आगे जाके बेटा प्रोटीन बनेगी। और वही प्रोटीन बेटा आगे जाके फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। जो चेंज होगा उसी वजह से होगा, जैसे कि ईस्ट्रोजन इंफॉर्मेशन लेके आ रही है तो बेटा ईस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम की प्रोलिफरेशन करवाएगा, यूटेराइन मेम्ब्रेन को प्रोलिफरेट करवाएगा, यूटेराइन मेम्ब्रेन को बनाएगा, वो उसका काम होता है। यही इंफॉर्मेशन बेटा आगे ईस्ट्रोजन ने पहुंचा दिया। अब बेटा इसमें से क्वेश्चन आता है डायरेक्ट की स्टेप बाय स्टेप क्या हुआ? क्या हार्मोन सीधे जाके बेटा डीएनए से बाइंड कर रहा है? नहीं, हार्मोन पहले अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा। रिसेप्टर और हार्मोन कॉम्प्लेक्स जब बनेगा तब वो जाके बेटा डीएनए पे बाइंड करते हैं, तब वो जाके बेटा ये पूरी फंक्शनिंग करते हैं। क्या हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स आरएनए से बाइंड करते हैं? नहीं, डीएनए से बाइंड करते हैं। समझ में आ गई बात बेटा? तो सीक्वेंशियली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें इसको सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत नहीं है बेटा। सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत उसको है जो सीधे इंफॉर्मेशन नहीं लेके जा पा रहा। मैंने आपको नेचर ऑफ हार्मोन्स भी याद करने का बहुत ईजी तरीका बता दिया। आयोडीनेटेड हार्मोन हमें बहुत आसानी से याद हो जाते हैं। फिर आपके बेटा अमीनो एसिड डेरिवेटिव तो एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, और आपका बेटा मेलेटोनिन होता है, उसके अलावा कोई नहीं है। और जितने भी नामों के आगे बेटा ऑइड लगा हुआ है, यानी एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन, और आपके
गोनाड्स के हार्मोन, वो हो गए आपके स्टेरॉइड। बाकी सारे प्रोटीनीशियस, जो प्रोटीनीशियस अमीनो एसिड डेरिवेटिव होंगे बेटा वो लिपिड में इनसॉल्युबल होते हैं, तो उनके लिए मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स होते हैं। और जो आपके आयोडीनेटेड और स्टेरॉइड्स हार्मोन होते हैं वो लिपिड में सॉल्युबल होते हैं, तो उनके लिए बेटा इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स है। दैट्स इट। आई होप बेटा, अरे थैंक यू, स्लाइड कहाँ गई? तो आई होप बेटा आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसके बाद अभी आप क्या करेंगे बेटा, एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है ना, और हम मिलेंगे बेटा अगली का क्लास में। और इसी बात के साथ में आपको एक डेफिनेटली गाना हम सुना देते हैं, ठीक है ना, आपको डेफिनेटली एक गाना सुना देते हैं। तो गाना क्या सुनाया जाए? क्या, अरे 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 अरे, तो गाना सुनाते हैं आपको। थैंक यू लिखते लिखते। क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ, जहां से जमाने को गुजरे जमाना हुआ, मेरा समय तो वहीं पे है ठहरा हुआ, बताओ तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ, खामोशियाँ आवाज है, तुम सुनने तो आओ जरा, बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा, खामोशियाँ तेरी मेरी खामोशियाँ। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू ऑल सुपर सून इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू।